ये मास्क वाले भैया, अरे इसको इनाम दिया जाएगा उचित। कौन है सर? ये वो स्टूडेंट है, ये एग्जाम दे ही नहीं रहे। कभी तो देंगे। लाख कोशिश कर ली पर ये करे कि हम एग्जाम देंगे ही नहीं अब की बार। हैं? ओ, आप कह रहे हो ये बात? तो आरपीएससी जब डॉक्यूमेंट चेक करेगी ना, फिर आपको सबको पता लग जाएगा। मैं दिला दूं एग्जाम, कोई बात नहीं। तो नाराज नहीं होना, अगली बड़ी वैकेंसी देनी है अपने को। कर दें, शुरू कर दें। सर के लिए एक बार जोरदार ताली वापिस। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। नवीन जी से जो है वो मेरा काफ़ी स्नेह भाव रहा है। 2015 से लगभग 8 साल हो गए, तो नवीन जी के लिए बता दो ताली। जैसा कि मेरे को बैच में आने से पहले दिलीप सर ने भी जस्ट बताया है, और नवीन जी ने बताया कि ये जो बैच है मेनली फाउंडेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो अपकमिंग 2023 का 2023 का जो प्रीलिम्स अभी होने वाला है, कुछ समय बाद होगा, उसमें आप लोग अपीयर नहीं होंगे या उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एज नहीं रख रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 2 महीने बाद एग्ज़ाम देंगे या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, कभी ना कभी तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। इसलिए तो आप लोग यहाँ बैठे हैं अपने घरों से इतनी दूर। जिनके पास भी मोबाइल है और हवा में है हाथों में, वो उसको टेबल पे या बैग में पॉकेट में रख लीजिए आराम से। मैं जो बोलूँगा वो बहुत कॉमन बात है, कोई अनोखी बात नहीं करूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई दूसरे ग्रह से आज पहली बार यहाँ अवतरित हुआ हूँ और गायब हो जाऊँगा। यहीं का रहने वाला हूँ और वापस घूम फिर के यहीं आता रहूँगा। लाइक जयपुर इज़ माई होम टाउन, यहीं का रहने वाला हूँ। तो यहाँ से कहीं भी चला जाऊँ वापस मुझे यहीं आना है। और आप लोग जिस परीक्षा की या जिस सेवा की मैं कहूँ तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे जो है बातचीत या मुलाकात होती रहेगी आगामी दौर में भी। मेरी बातें शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा यही होता है जब पूछा जाता है किसी को कोई डाउट, कोई बात करनी है, तो कुछ लोग हिचकिचाते हैं या फिर जो है वो ये सोचते हैं कि यहाँ तो पूछेंगे तो 4 लोग जो है बाकी के बैठे क्या सोचेंगे। तो उनका काम सोचने का है, वो आप टेंशन मत लो। वैसे भी सोचेंगे, आप पूछोगे तो भी सोचेंगे। हाँ, ओलिव ग्रीन कलर का मोबाइल बहुत पीछे कोई ऊपर करके अभी भी देख रहे हैं, तो आप नीचे रख लो मोबाइल। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ आरएएस बनने से पहले, और जो लास्ट पंक्तियों में बैठे हैं वैसा मैं स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरे इर्द गिर्द वैसे ही रहे हैं। जिनको भी नवीन जी जो है वो माइक दे रहे थे कि भाई कौन बोल रहा था, लो माइक में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर दो क्लास का, तो मेरे इर्द गिर्द वाली वैसी जो है पूरा क्राउड रही है। 10वीं में मेरे 78% थे। सीबीएसई में 78% बहुत कम होता है, सीबीएसई में कम होता है भाई। 12वीं में मैं केवल फर्स्ट डिवीजन हूँ, परसेंटेज है मेरी 60.00। एक नंबर और कम होता तो मैं सेकंड डिवीजन हो जाता। तो इसलिए आप, और रहा ये टेबल पीटने का और ये दौर, तो वैसे तो बुरा लगता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी किसी के लिए, बट फिर भी आप यकीन मानिए जितने आप इस हॉल में बैठे हैं उतनी तो टोटल वैकेंसी नहीं होती। तो जब फाइनली सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर चेहरों में किसी का चेहरा छोटा होगा, किसी के चेहरे पे ब्लश कर रहा होगा, किसी की स्माइलिंग फेस हो जाएगा, किसी का फेसबुक इंस्टाग्राम का वॉल पोस्ट बहुत एकदम पॉपुलर हो जाएगा, कहीं दूसरे जो है वो टेबल ही बजाते रहेंगे जब भी। फिर उनको कई बार तो इंस्टीट्यूट वाले कहने लगते हैं अब कितनी टेस्ट सीरीज में जो है रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो अपना ऐसा दौर नहीं आए, ठाकुर जी का आप सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं, और आप जैसे ही एज क्राइटेरिया आप फुलफिल करें उसके बाद जो भी अगली वैकेंसी आए उसी में आपका सिलेक्शन उस रैंक पर हो जिसकी आप चाहत रखते हैं, वो सेवा आपको मिले जिसकी आप चाहत रखते हैं। लड़ाई बहुत छोटी सी है, ये जो संघर्ष है बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चाहिए जो बहुत रेयर किसी में देखने को मिलती हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बैच को जो है वो स्टार्ट हुए लगभग कितना टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, कोई बात नहीं, 2 बैच मर्ज हुए हैं। एक बैच को लगभग आधा वर्ष व्यतीत हो चुका है, वहीं दूसरा बैच 1 महीने का अपना पड़ाव पूरा करके और आधे वर्ष वाले बैच के साथ मिल गया। नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, दोनों के लिए नया
हुआ होगा तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब जो भी आगे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो कोई से भी बैच ने पहले नहीं पढ़े हुए थे। बट 6 बैच और 1 महीने वाला, जो 6 महीना और 1 महीने का हम एवरेज ले लेते हैं कि लगभग 2 से 3 माह का टाइम आपको जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के इस वातावरण में आप अपना व्यतीत कर चुके हैं। आप में से मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि मैं डायगोनली उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूछूं कि 1 महीने में जो आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है उसका 10% जो है वो, चूंकि मैं स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ा हूँ तो मान लेते हैं आपको 10% रिबेट दे देते हैं कि 90% आपके रजिस्टर में जो लिखा हुआ है वो सारा किसी को याद है तो हाथ खड़ा कर दे। रजिस्टर अभी उठाएंगे और अभी पूछ लेंगे यहाँ सबके सामने। चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इस लेवल पे कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो कि जो रजिस्टर में लिखा उसका 90 तो नहीं पर 80% आप कुछ भी पूछ लीजिए रजिस्टर उठा के वो सारा याद है। चलिए 1 2 मान लेते हैं 10 स्टूडेंट होंगे, और मैं मान लेता हूँ कि 100 और होंगे जो केवल इस चीज़ से 2 बातें हो सकती हैं कि ये हो सकता है कि अब आप थोड़ी हमसे पूछोगे और हम आपको बताएं आपने थोड़ी कोई हमारा यहाँ एडमिशन करवाया था, फीस दी थी हमने पूरी, तो कोई फीस जिनको दी थी वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई वो वातावरण नहीं है। बट स्टिल ये कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर भरी भीड़ में आपको अकेले को हाथ खड़ा करना हो, जब सारी नज़रें आपकी तरफ घूमती हैं कि वो कौन है हमारी क्लास में एक इकलौता अभिमन्यु जिसको ये चक्रव्यूह भेदना आ गया 90% वाला, हम तो 50% पे नहीं पहुंचे। मैं जब आपके फेज़ में था 2015 सितंबर, डेट मुझे नहीं याद, जब मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था विधानसभा के पास में जब क्लासें लगा करती थी, तो मेरी स्थिति कमोबेश वैसी थी जो आप में से वो विद्यार्थी होगा जो अभी केवल उस पॉइंट तक पहुंचा है जिसको रजिस्टर में जितना भी लिखा गया है उसका हार्डली 50 से 60% याद रह रहा, बाकी साफ। मैं उस स्थिति में था और यहाँ अब नहीं होता क्योंकि अब बैचेस बहुत बड़े होने लगे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, टीचर्स क्वेश्चंस दिया करते थे क्लास में कि आप इनके उत्तर लिख के आना, अभी भी देते होंगे कि आप उत्तर लिखिएगा, बट चेक नहीं कर पाता होगा टीचर खुद। वो दूसरी इन्होंने एक अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशन ने व्यवस्था कर रखी है, वहाँ चेक भी करवाते होंगे। तो वो जो चेक करवाने वाले लोग जब चेक करवाने जाते तो हम उस साइड में रहते थे जो केवल ये सोचते थे कि ये यहाँ तो अभी तो समझ में प्रश्न नहीं आया है कि लिखना क्या है, ये लिख कर भी ले आए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कब कितने दिन तक किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। साथ ही ये भी पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा ध्यान देना है। दुनिया का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। परफेक्शन जो है वो नहीं होता कहीं भी कि आप जो है सिलेबस उठाओगे और आपको सब कुछ याद है। मैं आपको बेसिक गणित से समझा देता हूँ। बहुत आसान गणित, आप गणित के विद्यार्थी रहे हो कि नहीं रहे हो। मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला प्री आप दे नहीं रहे हैं। अगर आप ये प्री दे रहे होते तो हम इसकी चर्चा करते। ये मेंस की जब बात करेंगे तो प्री बाई डिफॉल्ट अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेंस में अगर आप देखेंगे तो 4 पेपर होते हैं टोटल, हर पेपर 200 नंबर का है। टोटल अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 800 हैं, ये टोटल मार्क्स हैं। आप में से बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए और बीएएमएस या जो भी बीटेक, जो भी अदर डिग्रीज हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि एमबीबीएस ग्रेजुएट कोई नहीं होगा। कोई है तो बता दीजिए। कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली आरएएस में एमबीबीएस बहुत कम आते हैं। पूरे बैच में 1 या 2 एमबीबीएस ग्रेजुएट्स मिलते हैं, वो अपने फील्ड को ही रखते हैं या फिर वो यूपीएससी की तरफ माइग्रेट कर लेते हैं खुद को। आप ये देखेंगे कि आपने मार्केट में बहुत कुछ सुना होगा, राजा 1 वीक सीरीज़, सुपर 1 वीक सीरीज़, स्टैंडर्ड 1 वीक सीरीज़, या फिर जो मेरी तरह तकनीकी बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने आशीर्वाद पब्लिकेशन, नीलकंठ पब्लिकेशन, ये सब पढ़ा होगा।
और ये पाया होगा कि 60% तो अपन आराम से स्कोर कर लेते हैं, समवेयर अराउंड 55 से 65% के बीच में नंबर लेकर आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप इसका 60%, लगभग 60% लाओगे तो नंबर होते हैं 480। अगर मैं इसका लगभग 50% मानूं तो नंबर होता है 400। अगर आप इस रेंज में हो 400 से 480 के बीच, तो आप यकीन मान के चलिए इंटरव्यू आपका कैसा भी चला जाए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। आपकी रैंक वेरी कर सकती है, नो डाउट, पर आपका सिलेक्शन लगभग लगभग निश्चित है। इंटरव्यू में आप कोई ऐसा कृत्य कर बैठें या फिर इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि आप वेयर मिनिमम से भी नीचे आकर बैठ जाओ, तो एक अलग बात है। मैं विशेष परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, जनरल सर्कमस्टांसिस में, कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आपकी रैंक अच्छी आएगी। अगर मैं मेरे बैच की बात करूं, 2016 की जो वैकेंसी थी, 19 का बैच है आरएएस का, आप उसमें ये देखेंगे कि 92 तो प्रॉपर आरएएस, 90 तो प्रॉपर आरएएस हैं और लगभग 60 के आसपास आरपीएस है, 150 के करीब आरएएस आरपीएस हैं। और उस बैच में केवल 52 या 53 लोगों के ही 400 से ऊपर नंबर है। रिटर्न में आउट ऑफ 800 केवल 52 है या 53, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, पर इन दो में से एक नंबर जिनके 400 प्लस मार्क्स हैं मेंस में। अब आप सोचिए, लाखों की संख्या में से केवल इतने से लोग रह गए जो उस पड़ाव तक पहुंच पाए। अगला जो बैच आया, 21 का जो बैच है, उसमें नंबर थोड़े ज़्यादा मिले, वो आंकड़ा लगभग 100 के पास पहुंच गया। पर अगेन वो केवल 100 ही लोग रह गए, पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब, दूसरे स्टेट्स के लोग भी आरएएस का एग्ज़ाम देते हैं और यहाँ हर बैच में दो चार लोग दूसरे स्टेट के हर बार आते हैं। आपके साथ भी कुछ लोग आएंगे। तो आप ये सोचो कि इतने कम नंबर, ऐसा कैसे? मैंने अभी आपसे कहा था कि सबको सब नहीं आता। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो भी आपको जनरल साइंस पढ़नी है, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको लॉ पढ़ना है, आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो भी आपको लॉ पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है। स्कूल में कैसे पढ़ते हैं हम? यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ही पढ़ते हो स्कूल में, कि यहाँ से लेकर उत्तर यहाँ तक। बाद में जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो जो टॉपर होते हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। बाकी सामान्यतः क्या आता है कि थोड़ा पढ़ लो, कॉपी भरनी है बस, कैसे भी करके कॉपी भर दो। जितना ज़्यादा सप्लीमेंट्री लोगे या जितना ज़्यादा कॉपी भरोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ये जनरल परसेप्शन है ग्रेजुएशन में, आप भले ही माने नहीं माने, पर जनरली लोग ऐसा मानते हैं। विद्यार्थी की सोच सामान्यतः यही रहती है, पर यहाँ आकर सब फेल हो जाता है। क्योंकि आपको जिस चीज़ के बारे में 250 से 300 लाइनें पता हैं, वो तो आपको एग्जामिनर कहता है कि 5 लाइन में उत्तर दो, और जिसके बारे में आपको केवल 4 लाइन पता है उसमें एग्जामिनर कहता है 25 लाइन में लिखिए इसके बारे में। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो चीज़ अपने को बहुत कम पता है उसको कैसे आपको बहुत ज़्यादा शब्दों में एक्सप्लेन करना है, और जो बहुत ज़्यादा शब्द आपके पास हैं उसको कम शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो पहली चीज़ तो आप ये आज से ही मान लीजिए कि जीवन में सबको सब नहीं आता। जिस बैच को 5 से 6 महीना हो चुका है, ये लाइन उसके लिए जो बोल रहा हूँ, 1 महीने वाले के लिए नहीं है, कि आप उस पड़ाव में आ चुके हैं जब आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जयपुर में बेवजह का भ्रमण, मोटरसाइकिल गाड़ियों से इधर उधर आना जाना, उसको कम कर दीजिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप में से जयपुर के लोकल विद्यार्थी कितने हैं? बहुत कम है ना, हार्डली 15% होंगे, 10-15% मुश्किल से। तो बाकी सब लोग बाहर से आए हैं। जीवन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल है, टफ है। इस 21वीं सदी में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियंस ने आपके लिए
जो है हार्ड अर्नड मनी इधर दी है इंस्टीट्यूट को, और ये आप बाकी का भी सारा आपका लाइफस्टाइल जयपुर काफ़ी दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। आप पीजी में रहते हैं या फिर आप रूम रेंट लेके रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। आप आराम से अगर यहाँ 1.5 साल रुक के जाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपए यहाँ खर्च करके आप चले जाएंगे। 3-4 लाख रुपए जब आप कमाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप उन चीज़ों को बातें सुनने में, मेरी मैंने कहा ना, बहुत आसान सी लगेंगी, कोई नॉर्मल बात है, कोई नई बात नहीं है। आप रोज़ सुनते होंगे, घर वाले भी रोज़ शाम को कहते होंगे, हर कोई ना कोई कहता होगा, पर किस व्यक्ति की बात कब चुभ जाए, इसलिए तो ये मोटिवेशनल टाइप क्लासेस कभी कभी रखी जाती हैं। कि अगर मान लीजिए इस बैच की स्ट्रेंथ 1237 है, अगर केवल 8 से 10 लोगों को भी मेरी बात जच गई और उन्होंने उस डायरेक्शन में तैयारी शुरू कर दी और उनकी रैंक अच्छी आ गई, तो मेरा इस क्लास में आना, किसी भी स्पीकर का इस क्लास में आना जो सेलेक्टेड है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसकी बात से अगर आप प्रभावित होकर उस मार्ग पे चल पड़े तो वो क्लास सक्सेसफुल, अन्यथा तो ऐसी क्लास का कोई महत्व नहीं है। तो मैं केवल उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ जिनको ये चीज़ सही लगे और जो फॉलो करेंगे। सही तो सबको लगेगा, पर जो फॉलो भी करेंगे। मैंने मेरी परसेंटेज इसलिए बताई है, ग्रेजुएशन की परसेंटेज इसलिए नहीं बताई क्योंकि ग्रेजुएशन में मैं भी बहुत होनहार विद्यार्थी था। पेरेंट्स को मेरे से बहुत उम्मीद थी, मेरे फादर अब नहीं रहे, और मैं एक पूर्णतया जो है वो किसान परिवार से हूँ। आज भी जो फैमिली है वो गांव में ही रहती है और खेतीबाड़ी का ही काम है। पर पिताजी ने मुझे जो है वो दूर सुदूर क्षेत्र में, मतलब आप में से मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने एग्ज़ाम में छोड़ के रियल में इनलैंड लेटर्स, अंतर्देशीय पत्र या फिर पोस्ट कार्ड अपने घरों में लिखे हों। ये बात है 2000 से पहले की, सन 2000 से पहले। अब आप मैक्सिमम हो सकता है लगभग आपका जन्म ही उस दौरान हुआ होगा, 1990-95 के बाद का अगर आपका जन्म है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्लास 6, 7, 8, 98, 99, 2000, 3 साल मैंने अपने घर पे वो इनलाइन लेटर और पोस्ट कार्ड लिखे हैं, जो अब तो केवल हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। एग्ज़ाम में फॉर्मेट आता है, बस उसी में लिखते हैं। तो बड़ा ये जो है वो इम्पैक्ट मेरे ऊपर उस दिन भी था और आज भी मैं महसूस करता हूँ। और मैं सिर्फ हर बार यही कन्वे करता हूँ हर क्लास में, क्योंकि खूब लोग कहते हैं कि भाई आरएएस क्यों बनना चाहते हैं। सबका एक अलग रीज़न है। किसी का रीज़न इमेज बनाना, शोहरत, नाम, यश, कीर्ति, पैसा, या जो भी हो सकता है। मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं था। जब सिलेक्शन हो जाता है तो कई लोग कहते हैं ना, मेरा बचपन से ही सपना था आरएएस बनना। बचपन से कोई सपना अपना नहीं होता आरएएस बनना। बचपन से सपना होता है कोई डिफरेंट, एरोप्लेन चलाना, ट्रेन चलाना, और जो है स्कूबा डाइविंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो जिनमें थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है, ऐसे वाला जो है वो सोचते हैं हम कि हम माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगे एक दिन। फिर जैसे जैसे समझ में आता है कि माउंट एवरेस्ट में काफ़ी रिस्क है तो हम चेंज कर लेते हैं, किलिमंजारो फतेह कर लेंगे। फिर लगता है किलिमंजारो भी टफ है तो आखिरी में हम कहते हैं हम गुरु शिखर जरूर एक दिन फतेह करेंगे। तो हमारे क्या है, डायमेंशंस, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो समय के साथ बदलती जाती हैं। तो आप ये मान लीजिएगा आज के बाद कि आपको सब कुछ नहीं आ सकता है, पर आपको जो आएगा वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें आप दूसरे को बीट कर सको। यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सब इन 4 दीवारों में सिमट के रह जाता है। मैं यहाँ से निकला हूँ, मैंने बहुत सारे जो है ऐसे दौर अपनी इंजीनियरिंग में भी देखे हैं। उसके बाद मैं आरएएस बनने से पहले 6.5 वर्ष राजकीय सेवा राजस्थान सरकार में भी रहा हूँ। तो मैंने उस पड़ाव, उस मुकाम को भी देखा है, और उस नौकरी के साथ में मैंने तैयारी की थी कि मैं एक 8 घंटे की राजकीय सेवा भी करता था और अपनी तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि मुझे आरएएस बनना था। ये मेरे पिताजी का सपना था। उनको लगा था कि भाई मेरी ये संतान मेरा नाम रोशन करेगी। ऐसे कोई बहुत होशियार नहीं थे अपन, बट फिर भी पूत के पग पालने दिख जाते हैं। तो कहीं मेरे में ऐसी प्रतिभा नज़र आई होगी मेरे पेरेंट्स को, उनको लगा होगा कि ये भविष्य में जाकर बन सकते हैं, या पता नहीं मेरे कोई पतड़े पंचांग कुछ ऐसे हो गए होंगे जिससे उम्मीद जाग गई होगी। तो आप सब लोग उसी श्रेणी में हैं जिसमें मैं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने स्वयं ने, आपके माता पिता ने, गार्जियन ने, या किसी भी व्यक्ति ने आप में वो प्रतिभा देखी। आप खुद भी हो सकते हो, आपने वो प्रतिभा देखी है, इसलिए आप वो शहर, अपना घर छोड़ के यहाँ इस हॉल में बैठे हैं।
ये अपने आप में किसी तपस्या संघर्ष से कम नहीं है। अभी तो बड़ा सही है माहौल, गर्मी इस साल पड़ी नहीं, थोड़ा बिफरजोए का कहर सामान्य परिस्थितियों के लिए थोड़ा अनुकूल रहा कि उसने तापमान को कम कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि जो बीच बीच में बारिश होती रही वो बहुत सही रही। अन्यथा यहाँ मई जून में स्थिति ऐसी होती है कि जब आप बाहर से और अंदर आते हैं तो कुछ टेम्परेचर का वेरिएंस है वो लगभग लगभग 15 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है। बाहर आते हैं तो 45 के आसपास होता है और यहाँ लगभग 27-28 रहता है। तो आपका बीमार पड़ने की जो संभावना है वो बहुत ईजी हो जाती है। इस बार वो समस्या, वो संघर्ष आपने ज़्यादा नहीं किया, वो संघर्ष आप करोगे सर्दियों में। अब जब आप 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप ध्यान रखिएगा। अगली बात, जिस बैच को 6 महीना हो चुका है वो जवाब देना, 1 महीने वाले कोई नहीं, अभी नए फील कर रहे होंगे। हालांकि ये लागू तो पहले दिन से हो जाता है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं आप में से जिनके पास प्री और मेंस दोनों का सिलेबस बैग में है, मोबाइल में नहीं? चलिए ठीक है। मेरी रैंक 5वीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो मतलब उस पर्टिकुलर बैच में 5वां सबसे ब्रिलियंट चैप था या 5वां सबसे होनहार जो है वो एस्पिरेंट था, ऐसा मैं कतई नहीं मानता हूँ। मैं आराम से इस प्लेटफॉर्म पे कई बार पहले भी बोल चुका हूँ और आप में से अगर किसी ने नहीं सुना है तो मैं आज भी बोल देता हूँ। उस बैच में हो सकता है सैकड़ों विद्यार्थी मेरे से ज़्यादा होशियार होनहार रहे होंगे, पर मैंने कहा ना बहुत सारे फैक्टर हैं। शायद एक फैक्टर जिसको हम नियति कहते हैं, ह्यूमन बींग्स आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। मानव जो है वो केवल नियति के हाथों की कठपुतली मात्र और कुछ भी नहीं। ये सोच की बात है, आप ऐसा हो सकता नहीं मानते हो पर मैं ऐसा मानता हूँ। तो उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद मेरा वो दिन, जो 2 दिन एग्जाम के थे, पेपर 1-2 और पेपर 3-4, वो 2 दिन अच्छे थे। इंटरव्यू वाला दिन हो सकता है 6 अक्टूबर 2017 का दिन मेरा अच्छा गया, दूसरा किसी का अच्छा नहीं गया, इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। तो वो फैक्टर्स खूब सारे हैं जो अपने हाथ में नहीं है, पर जो फैक्टर आपके हाथ में है वो ये है कि सिलेबस का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपया फीस दे सकते हैं तो आप 50 रुपया तो खर्च कर ही सकते हैं। सिलेबस पास में रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि मैं ये कुछ पढ़ा दिया गया है, ये नहीं पढ़ाया गया है, टीचर ने बताया था कि इसको आप सरसरी नज़र से सुपरफिशियली पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में पिछले 5 सालों में या 6 सालों में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है प्रीलिम्स में, या इसमें से मेंस में लगातार पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा है, यानी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप नोट्स में हर एक चीज़ नहीं कर सकते। आपका पूरा सिलेबस 4-6 पन्नों में सिमटा हुआ है, वहाँ आपको बहुत अच्छा कुछ पता चल जाता है। सिलेबस पास में रखने का मतलब ये है कि आपको आपकी तैयारी जब कभी इवेलुएट करनी हो, जैसे मैंने कहा ना, मैं 6 महीने तक तो ऐसा विद्यार्थी था, प्री पीटी की जब टेस्ट सीरीज होती थी तो मेरी कभी रैंक नहीं आई उसमें। रैंक का मतलब ये होता है 1, 2, 3, उसके बाद तो फिर क्या सांत्वना पुरस्कार टाइप, ऐसा मैं मानता हूँ। ना आप में से भले किसी को लगता है कि जी 5वीं आ जाए, उसमें भी हम तो बहुत राजी हैं, 5वीं भी बहुत बढ़िया रैंक है। सिंगल डिजिट में मान सकते हो आप रैंक को, डबल डिजिट में आप 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर हिटलर के टाइम पे जो है वो मसोलिनी के समय एक बहुत बड़ी लाइन चली थी जो आज दिन तक चल रही है, अगर आपने कभी सुनी हो तो। देर इज़ नो प्लेस फॉर रनर अप्स इन दिस वर्ल्ड। उपविजेताओं के लिए इस विश्व में कोई स्थान नहीं है। आप और हम सब ये चाहते हैं कि हम विजेता बने। अगर हम यहाँ आए हैं तो हम यहाँ से वो पाकर निकलें जो पाने के लिए हम आए हैं। मैं जब यहाँ तैयारी करने आया था तो जिस सर्विस में या जिस नौकरी में मैं था, खूब सारे लोगों ने कहा क्यों परेशान हो रहा है, बढ़िया सरकारी नौकरी, जयपुर की जयपुर में है, घर के पास है, कहीं बाहर जाएगा नहीं, बढ़िया प्रमोशन, फर्स्ट बैच है इस इंस्टीट्यूशन का, तो प्रमोशन भी अच्छे होंगे। तो मुझे भी सही लग रहा था, 2 साल तक मैं भी चश्मे में रहा एकदम, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया आगे का। फिर मेरा एक क्लासमेट जो हम 7 साल क्लास 6 टू क्लास 12 हम साथ में पढ़े हैं, वो भी मेरी तरह एवरेज, उसका 2016 बैच IRS कस्टम्स एंड एक्साइज में हो गया। वो ऐसे ही मेरे से कहीं मिला और उसने कहा कि यार मेरा हो सकता है तो तेरा भी सिलेक्शन तो हो ही सकता है, थोड़ा सा पढ़ ले। तो अपने अंदर वैसी फीलिंग आती है, नहीं नहीं नहीं, अपने बस की बात नहीं है, अपने कहाँ ही IAS RAS अपने से कतई अपन नहीं कर पाएंगे। फिर अपने को परसेंटेज और याद रहती है अपनी। फिर दूसरे जो लोग आते हो 90 पॉइंट
3, 92.8, 89.6, तो ऐसे अपना और दिल बैठ जाता है कि अब तो और मुश्किल हो गया। पर उसने एक बार और दोबारा फ़ोन पे कहा, कुछ मेरी जो परिस्थितियां थी, कुछ जो मेरे से जुड़ी हुई परिस्थितियां, वो कुछ ऐसी बनी कि मैं इस लेवल पे तो आ गया कि मुझे अब तैयारी करनी है। अब मेरे पास रास्ता था, कोचिंग करूं या नहीं करूं। जो अब आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा स्वावलंबी आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि भाई माँ बाप ने पाला नहीं है, बहुत लाड प्यार से पाला है और काफ़ी हसरतें और शौक भी उन्होंने पूरे किए हैं। पर फिर भी मैं उस लेवल का जो है स्वावलंबी हूँ कि जहाँ तक मुनासिब हो, संभव हो, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ कि अगर काम चल रहा है तो नहीं मांगेंगे। तो उस समय चूंकि मैं नौकरी में आ चुका था और तब वो जो सेवा थी मेरी, उसमें सैलरी बहुत कम थी। मेरा प्रोबेशन अबाउट टू कंप्लीशन था, 2 साल पूरे होने वाले थे। तब मैं फर्स्ट टाइम दिलीप सर से मिला। दिलीप सर ने कहा तैयारी करनी है आप तो करो। दिलीप सर ने कहा कि सिलेक्शन करा के होगा, सिलेक्शन पक्का, ऐसा तो नहीं है कि फीस भी कम कर दें या इंस्टॉलमेंट में कर दें, सिलेक्शन भी नहीं हो। तो होता है कभी कभी आपकी जीवा पे माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, आपको पता नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, सिलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन एकदम बढ़िया वाला होगा, आप टेंशन मत लो, बस आप तो बस फीस थोड़ी कम कर दो अपने हिसाब से, थोड़ा जो है इंस्टॉलमेंट भी हो जाए, कुछ कम हो जाए। तो सर ने फीस कम भी कर दी, जबकि ऐसा मैं तो पहली बार मिला था, मेरी कोई जो है जान पहचान भी नहीं थी। जब मैं आया शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में जैसे आपको बहुत सारे लोग विद्यार्थियों को लगता होगा आप में से, तो कह तो दिया था अपनों ने, पर अब लग रहा था कि बड़ा टफ पार्ट है, क्योंकि रोज़ लोग यहाँ लिख के लाते आंसर, और जैसे ही कोई पूछे कि भाई प्रीएम्बल सुनाओ, तो ऐसे हाथ खड़े होते जैसे तो कि भाई कोई लड्डू बंट रहे हो और किस किस को लेना हो, हम ले लेंगे। तो प्रीएम्बल सुनाना अपने उस कबूतर की तरह कि कहाँ अपना शिकार नहीं हो जाए, है ना। तो जैसे 2 पिलर के बीच जो लोग बैठे हैं, एक पिलर के पीछे, इस पिलर के पीछे, मेरी स्थिति इनके जैसी थी, एग्जैक्टली सिमिलर थी। क्योंकि उस जेके सा क्लासेस में जो है वो 4 पिलर थे। मैं आता भी लेट था, लेट लतीफ़ जो है विद्यार्थी था मैं। और सुबह पहली क्लास दिलीप सर की होती थी, वर्ल्ड हिस्ट्री। हमारे सब्जेक्ट शुरू ही ऐसा खतरनाक हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, जो शुरू शुरू में और लगता था कि बड़ा ही टफ है तो तैयारी करना। अभी थोड़ा ठीक है कि सब्जेक्ट ऐसे शुरू किए जाते हैं जो थोड़ा रिलेवेंट हो, थोड़ा इजी टू लर्न हो। तो मैं बस ये इंतज़ार करता था कि हमसे नहीं पूछ लिया जाए। अब चूंकि बैचेस बढ़े हैं, जो है वैकेंसीज एक साथ 2-2 वैकेंसी पाइपलाइन में हो गई, तो इतनी ज़्यादा शायद मेरे को नहीं लगता कि सवाल जवाब क्लास में होते होंगे, क्वेश्चन इतना नहीं होता होगा। तो उस समय जो दौर था, सॉरी, वो ऐसा था कि बस जैसे ही टीचर ने पूछा तो अपन तो एकदम नीचे। पर मैं आपसे ये मेरी जो है विनम्र आपसे अपील है कि आपको अगर ऐसा मौका मिले तो आप आंसर दिया करिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, बोलने वाले के तो भूंगड़े भी बिक जाते हैं। जो बोले ना हो तो कुछ भी कर दे चलेगा। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ता है ना, आप याद रखना ये बात मेरी, जिस पर चलकर केवल बस इन 3 लाइनों पर चल के मैं आरएएस बन गया। हालांकि इन 3 लाइनों के पीछे की तैयारी कैसी होती है वो आप सब लोग अच्छे से देख रहे हैं, बट फिर भी कहने की बात है इसलिए कह दे रहा हूँ, और आप शायद रिलेट कर पाओ। जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसका प्रीलिम्स क्रैक करना उतना ईजी होता है। जो जितना ज़्यादा लिखता है उसका मेंस में ज़्यादा नंबर लेके आना उतना आसान होता है। और जो जितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, बोल सकता है अच्छा, उसका उस पर्सनैलिटी टेस्ट में, साक्षात्कार की जो प्रक्रिया में अच्छे अंक लाना सामान्यतया औरों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ने का मतलब कि आप ये नोट्स पढ़ लिए, आपने नोट्स रट लिए, एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रट लिया, अब आगे क्या। हालांकि हमको चिट्ठी नहीं है कि हमने पन्ना पलटा और सब याद हो गया, बट फिर भी आप में से कुछ ऐसे ब्रिलियंट हो सकते हैं जिनको सारे नोट्स याद हो गए। तो अब आगे क्या। तो हर एक टीचर आपको क्लास में फाइनली बताता होगा कि आप ये बुक कंसल्ट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, या फिर इकोनॉमिक सर्वे नया आ गया इसको देख लीजिए, या कुछ मैगजीन बता दी इसको पढ़ लीजिए। वो एड ऑन करता है, वो आपको एक कटिंग एज प्रोवाइड करता है। मेंस में जो लिखने वाला पार्ट है वो बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल उसमें नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसा लिखते हैं खतरनाक सा, ऐसा ऐसा टाइप, कुछ डॉक्टर की तरह, कि अगर 6 महीने 1 साल बाद उनसे उनका रजिस्टर दोबारा उनको दे दिया जाए और कहा जाए कि अब ये थोड़ा पढ़ के बता दो, तो कभी चश्मे को ऊपर नीचे करेंगे,
कभी पन्ने को देखेंगे कि थोड़ा लिखा बेकार सा है, उनको ये नहीं पता होता कि अपने को यही पढ़ना है। तो आपकी हैंडराइटिंग दूसरे व्यक्ति के सामने जो है वो इस तरीके में जाएगी। सुना होगा आपने कभी इसके बारे में, ऑसम। हाँ, एक्रोनिम है। ऑसम इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर ऑन स्क्रीन मार्किंग। आप जब आरपीएससी में मेंस का पेपर लिखते हो, वो पेपर जाता है, स्कैन होता है, और स्कैन होके और फिर उसके जो कंपार्टमेंटाइजेशन होता है उसका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है उसको बांटा जाता है, और फिर वो आगे पर्टिकुलर टीचर के पास जो उसको चेक करेगा उसके पास जाता है। ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है वो बेसिकली एक इनोवेशन है आरपीएससी का, जिसको उसके लिए ई गवर्नेंस अवार्ड भी जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग आपको अगर आपकी कॉपी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसको स्क्रीन पे पढ़ने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो आप उस पर भी थोड़ा काम करिए, करना ये बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, चूँकि मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि लाल, नीला, हरा, काला, शुक्र अपने स्कूल वाला पार्ट ने कि सफ़ेद पेन भी रख लिया, अपनों पीला पेन भी रख लिया, गुलाबी भी रख लिया, वॉयलेट भी रख लिया। 10 तरह के कलर के पेन क्यों रखने हैं? आपकी इस कॉपी को कोई नहीं पूछेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपकी इस कॉपी को हर कोई पूछेगा अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई। तो भले ही वो एक पेन से लिखी गई हो, वो पेंसिल से लिखी गई हो, कितनी काटापीटी हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, अगर मैं कहूँ कि मेरी 5वीं रैंक आ गई और अगर मैं मेरे सब्जेक्ट के नोट्स किसी को दिखाऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ करेगा, तो यही कहेगा कि कितने शानदार नोट्स हैं, बहुत ही बढ़िया लिखा है। भले ही वो नोट्स कुछ खास नहीं हो, उससे बेहतर उसके खुद के हो सकते हैं, पर वो सेलेक्ट उस नज़र से देखता है। आपने देखा हो, कभी देखा किसी ने छिपते सूरज को पानी चढ़ाते हुए? देखा किसी व्यक्ति को? उगते को सलाम है जी। धरती पे सब जो धरती उठ रहा है ना, जो राइज कर रहा है, जो इवोल्यू मतलब जिसका इवोल्यूशन हो रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, सब उसी को पूछते हैं। तो सिलेक्शन होने के बाद नज़र वैसे ही देखती है। अरे आपका जब सिलेक्शन हो गया, आप में से 10th में से कुछ लोग बहुत जिनकी अच्छी परसेंटेज आई होगी, मैंने जैसे आरएएस के दौरान देखा, ये तो टाबर शुरू से ही बहुत होशियार था, तो मेरा बहुत मन था मैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट स्पेशली लाऊं फटाफट से, और इन अंकल जी आंटी जी को दिखाऊं कि मैं बहुत होशियार था। तो 12वीं में 60 क्यों आए थे मेरे पे? बहुत होशियार था तो ज़्यादा आने चाहिए थे। बहुत होशियार की परिभाषा क्या है? तो वो तो क्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है हर कोई आपसे टच में रहना चाहता है, आपके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है कि आपके साथ जो है बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहे। तो इसलिए आप हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करो, पर हाँ लेजिटिमेट हैंड राइटिंग एक वर्ड होता है, लेजिटिमेट मतलब जो आपका सुलेख है वो ऐसा, आपका लेख जो है वो सुलेख हो कि आप आसानी से पढ़ सको, आसानी से जो है सामने वाला कोई और व्यक्ति पढ़ सके। बहुत कर्सिव या बहुत जो है वो सुंदर हैंड राइटिंग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर मेरे कुछ जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि शायद तेरा तेरा जो रैंक है, तेरी जो रैंक आई है, उस रैंक को लाने में तेरी हैंड राइटिंग में मददगार रही हो। तो मैं ये कहता हूँ कि बाबू आणु चाहे कोई सही गल है, आओ सिलेक्शन होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंड राइटिंग सुंदर है तो अपनी, नहीं है तो अपनी। अपनी चीज़ पे हमेशा अपने को गर्व है। साहब अब खराब है तो है, अब क्या करें, इंसान में खामियां होती ही होती हैं। आप में भी, सब में अगर खामियां ढूंढनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अच्छा ही ढूंढना है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप तो अपना टाइम खराब मत किया करो। और इस लेखन वाली से आखिरी लास्ट बात, उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई विद्यार्थी शायद आप में से नहीं होगा जो यहाँ रफ वर्क करता होगा और घर जाके होमवर्क में उसको जो है दूसरी कॉपी में फेयर करता होगा। अगर कोई ऐसा है तो उससे तो मैं, बहुत ही मेरी दिली दरख्वास्त है, मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो गलत लाइन में आ गए हैं, ये वाली लाइन आपके लिए नहीं है, आप ऐसा कतई नहीं करें। कई लोग इसका आंसर ऐसे देते हैं कि साहब यहाँ रफ वर्क करा, घर जाके फेयर आउट करते हैं तो लिखने से याद होता है। भाई ऐसे नहीं लिखना है ना, आप वर्ड टू वर्ड दोबारा लिखोगे तो इतना टाइम कहाँ है। आप, मैं ये मानता हूँ कि 4 घंटे की यहाँ जो क्लास है उसमें लगभग आधा टाइम 2 घंटे आपको लिखवाया गया होगा। आप घर जाके रजिस्टर खोलेंगे और उसमें से देख देख के लिखेंगे। ऐसे अगर लिखने से याद होता तो फिर हम सब सारे लोग अब तक कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते, इसरो, डीआरडीओ, डब्ल्यूटीओ, कहीं ऐसी जगह ऑलरेडी पहुंच चुके होते, 10वीं में ही एग्जाम देके और निकल जाते, 12वीं में ही निकल जाते।
यहाँ क्यों आते? उधर हमारा ज़्यादा लगाव नहीं था, हमें जो है वो आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी पोआई मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली वो नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इधर आए। वो बात अलग है कि वो लोग वहाँ जाके भी वापस वहीं आएंगे जहाँ आप जा रहे हो। ये रास्ता कुछ ऐसा है कि मंजिल यहाँ है, आप यहाँ हो, आईआईटियंस कुछ लोग, सब नहीं, कुछ जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना है वो बाद में वहीं आएंगे जहाँ आप जा रहे हो, क्योंकि उनका भी जो है वो झुकाव बाद में इस तरफ होता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब डेली जो है आप यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मानता हूँ, राजस्थान पढ़ा दिया गया आपको? हिस्ट्री आर्ट कल्चर हो गया? आर्ट कल्चर हो गया। चलिए, जो नहीं हुआ है उसकी बात करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी हो गया? कौन सा सब्जेक्ट हुआ आपका? पॉलिटी हो गया सबका? एक महीने में, जो एक महीने वाला बैच है वो बता दे कि उन्होंने एक महीने में कौन सा विषय पढ़ा है। एक व्यक्ति, आप बोल दीजिए, आप बोल। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा है एक महीने वाले को? और 6 महीने वाले में से कोई बता दे। राजस्थान हिस्ट्री हो गया आपका भी? चलो ठीक है। तो राजस्थान हिस्ट्री पता नहीं अब आपके रजिस्टर में कहाँ से शुरू हुई है, हमारे रजिस्टर में शुरू होती है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिह राखे करतार, मेवाड़ के इतिहास से शुरू होती है, अब वहाँ से नहीं होती। चलिए ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री में आपने पढ़ा, देखा होगा कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को या आपको सबसे ज़्यादा अगर याद होगा तो मेवाड़ का इतिहास याद होगा। नहीं है ऐसा? आप जब पढ़ेंगे तब रिलेट कर लेना मेरी बात, कोई बात नहीं अब, क्योंकि अब दो लोगों ने कह तो दिया था कि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा दिए, पर अब आप बता नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर आप इतने सारे बोलोगे, मैं एक जीव कैसे समझ पाऊंगा? कंप्लीट की नहीं कर रहा हूं मैं तो आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। एक महीने में सब्जेक्ट कंप्लीट हो नहीं सकता ना, तो मैं तो आपको सिंपली बता रहा हूँ कि इतिहास आप मेवाड़ का पढ़ोगे, मारवाड़ का पढ़ोगे, जो है आमेर का पढ़ोगे, बूंदी का पढ़ोगे, झालावाड़ का पढ़ोगे, ये जब बीकानेर का पढ़ोगे। इतिहास जब आप पढ़ते हो तो इतिहास में आप देखते हो कि मेवाड़ के इतिहास का सबसे ज़्यादा डेटा है हमारे पास, और वहीं झालावाड़ का, कोटा बूंदी का बहुत कम डेटा होता है हमारे पास। ये लगभग 3 पेज, 5 पेज, 6 पेज में ख़त्म होने वाला इतिहास है, और एक पेज है जो लगभग 60 से 80 पेजेस कवर करता है। फिर भी हमें सबसे ज़्यादा याद होता है वो 60 से 80 पेज वाला, और 3 से 5 पेज वाला सबसे कम याद होता है। इसलिए कि शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो हमारा जोश एकदम हाईएस्ट होता है। पहले दिन जैसे ही पढ़ाया, जैसे अभी वैकेंसी नई आई है, तो जो आपके बाद अभी जो नया बैच आया है, आज शाम को वैकेंसी डिक्लेयर हुई, आरपीएससी ने करी, तो आपने भी देखा होगा कि आप में से जितने लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, आपके हर एक के मोबाइल पे वो नोटिफिकेशन पहुंचा होगा। अब आप सोचिए कि उसकी रफ्तार क्या थी। हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर जैसे ही पहुंचा है तो मन में एक ख्याल, अच्छा इस बार 905 वैकेंसी है, इस बार आरएएस की जो है वो 60 कुछ वैकेंसी हैं, आरपीएस की भी लगभग 60 वैकेंसी हैं, 125 वैकेंसी तो आरएएस आरपीएस की। तो इस बार क्यों नहीं तैयारी? 4 6 10 लोगों का ग्रुप अगले 2 से 5 दिन में बन जाता है। कुछ लोग इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, बाकी लोग नोट्स खरीद के ले जाएंगे हाथों हाथ, 5,000 6,000 का पूरा सेट, बस अब तैयारी करेंगे। शुरू शुरू में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर अपने ख्याल दूसरे बदलते हैं। अभी कौन सा एग्ज़ाम होना है, अभी तो टाइम है, अभी तो 100 दिन है, ये तो आरपीएससी पता ही नहीं अब कि अभी लेगी इस साल नहीं लेगी, ये तो वैकेंसी पता नहीं कोर्ट में जाएगी। 10 तरह के ख्याल बदलने लगेंगे। तो ये अगर आप सोचने लगोगे तो आप कहीं के भी नहीं बचोगे, क्योंकि जितना जल्दी आप इस पड़ाव से निकल जाएंगे उतना आपके लिए सही है, क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं वो जगह दलदल है। और जितना ज़्यादा आप बातें मत करो भाई, है ना, कोई कंटिन्यू बोल रहा है। मैंने कहा ना कि आप जितने होशियार हो उतने होशियारी वाले दिन छोड़ के ही आया हूँ मैं इधर। कोई कंटिन्यू बोल रहा है, मैं इस तरफ देख नहीं रहा हूँ, नहीं फिर मैं उठा के उसको बाहर भेज दूंगा। आपको नहीं सुननी, आप मत सुनिए, ऐसा मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि मैं वही बात करूंगा बहुत कॉमन जो आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ रिपीट करूंगा रिपीटिशन मोड पे, या कुछ एक दो बातें जो मेरी पर्सनल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो मैं बता पाऊंगा, बाकी तो नया क्या बताऊंगा। यही किताबें जो आप पढ़ रहे हो वही मैंने पढ़ी हैं, आपसे कम पढ़ी हैं, आप थोड़ी ज़्यादा पढ़ रहे हो, क्योंकि समय के साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड होता है।
तो आप ये देखिएगा कि ये जो वैकेंसी वाला पड़ाव है ये धीरे धीरे डल होने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या रैंक चाहिए तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन विद ए गुड रैंक तभी होगा जब आपके पास कोई ऐसा कारण होगा जो कम से कम अगले 300 से 350 दिन फेड नहीं होगा, कमज़ोर नहीं पड़ेगा। अगर आपका वो कारण कमज़ोर पड़ गया तो आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी, ये निश्चित है। और ये मैं लाइक कोई कहानी नहीं है जो आपको सुना दे रहा हूँ, ये विज्ञान है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये चीज़ वो नहीं है कि आप 6 महीने 3 महीने में पढ़ के और आप आरएएस बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो ना तो आप 1 लाख रुपए यहाँ फीस का देते और ना आप घर से इतनी दूर आते। कुछ लोग हो सकता आ गए हों, इतने बड़ी संख्या में लगभग 20 से 30% वो होते हैं जिनको कैसे भी घर से पीछा छुड़ाना था, जयपुर शहर की चकाचौंध में आना था, अच्छे एक शहर में ज़िंदगी जीवन यापन करना था। तो आप मानिए कि एक दौर है, ये भी एक दौर है और आगे आने वाला भी एक दौर होगा। आप जितना सही टाइम पे मेहनत कर लोगे उतना सही टाइम पे आप सही जगह पहुंच जाओगे। नहीं तो आप अभी देख रहे होगे कि कुछ ऐसे हैं भाई साहब, बहन जी तो जनरली वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, पर भाई साहब हैं अपने जिन्होंने 13 वाली वैकेंसी में भी दिया था, इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई साहब का। फिर भाई साहब ने 16 वाली में भी दिया था, भाई साहब का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। भाई साहब ने 21 वाली में दिया था, भाई साहब की जो है वो कोई फलानी रैंक आई थी और वो सर्विस मिल गई थी। भाई साहब इस बार फिर दे रहे हैं एग्ज़ाम। हो सकता है आप में से कुछ के जानकार ऐसे भाई साहब जरूर होंगे। अगेन मैंने कहा बहुत सारे कारण होते हैं, मैं उनकी सफलता या विफलता पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मैं एक एवरेज विद्यार्थी होने के नाते, एक नौकरी के साथ तैयारी करने वाले फेज में रहने के नाते, और आखिरी एक बहुत ग्रामीण परिवेश से, ऑल्दो मैं जहाँ पढ़ा हूँ वो स्कूल जो है वो राष्ट्रीय स्तर का स्कूल है, पर फिर भी मेरा परिवेश, मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण ही रही है। तो उसके होने के नाते मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन उस दिन एक अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा जिस दिन आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे और आप ये कह देंगे कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया। अगर मेरे को 15 दिन और भी मिलते ना तो भी इस पेपर में मैं इससे बेहतर नहीं कर पाता। पर हम जब भी पेपर लिखकर या पेपर अटेम्प्ट करके बाहर आते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल होता है, अगर 7 दिन और मिल जाते ना बस, 10 दिन और मिल जाते ना बस, तो फोड़ देते, ये कर देते, वो कर देते। तो मतलब कहीं ना कहीं आप आपके बेस्ट तक नहीं पहुंच पाए। अगर आप आज तैयारी करने में जो घबराहट आपको हो रही है, आज तैयारी करने में आप जो लापरवाही बरत रहे हैं, उसी का वो नतीजा होता है कि फाइनली जाके आपको वक्त चाहिए, क्योंकि अभी तो वक्त खूब है आपके पास, धाप धाप के अबंडेंस में है ना, प्रचुर मात्रा में समय। और अभी अपने को क्या लग रहा है कि अभी तो कहीं दूर दूर तक वैकेंसी पता नहीं, ये वाला अपन दे नहीं रहे, ये पता नहीं कब कंप्लीट होगी, अगली वैकेंसी कब आएगी। अगर आपने, एक मूवी है 300 जेरार्ड बटलर की, देखिए किसी ने? अच्छा आपने देखी है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वो जो जेरार्ड बटलर की मूवी है, उस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे अच्छी तैयारी, चाहे किसी युद्ध की हो, चाहे किसी परीक्षा की हो, वो केवल शांति काल के दौरान होती है। और शांति काल वो काल होता है, वो टाइम होता है जब आपके सामने आपका लक्ष्य डायरेक्टली आपको दिखाई, फिजिकली आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। अभी आपको पता नहीं है कि आपका लक्ष्य कहाँ है, कितना दूर है आपसे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आपका शांति काल है। अब जो लोग इस प्रीलिम्स को इस प्रीलिम्स में अपीयर होंगे या इसमें एग्ज़ाम देंगे, आप मान के चलिए उनकी स्थिति तो जब काउंटडाउन बिगिन हो गया उनका, तो उनकी तो स्थिति अब आ गई कि अब बस जल्दी से फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और ये टाइम कैसे निकलता है पता भी नहीं चलता। तो आप कम से कम उस दौर में नहीं है जो आपको स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, तो शांति काल के दौरान जो तैयारी है वो आप ऐसे करें। मेरी बातें अगर आप ढंग से सुनेंगे तो मैंने एक ऐसी जो चेन बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने बहुत आसानी से उस मुकाम को छुआ है, ज़्यादा कोई लोड भी मैंने नहीं लिया। मेरे उस समय से और अब तक जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे या सेवा में थे, उनसे कभी आप मिलेंगे और आप बात करेंगे तो एक लाइन तो यकीन से कहेंगे कि इसकी तैयारी को देखकर ये कभी नहीं लगता था
किसके मेंस में इतने मार्क्स आ जाएंगे, या फिर उनमें से किसी भी व्यक्ति ने केवल एक को छोड़कर ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरी रैंक लाइक टॉप 10 में आ जाएगी। और मैं अगर खुद का इवैल्यूएशन बताऊं तो मैंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरी रैंक जो है वो टॉप 10 में आ जाएगी। ऑल दो मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी कि मुझे RAS मिल जाएगा, उम्मीद थी, वो नहीं हो पूरी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर उम्मीद थी। प्रीलिम्स जब मैंने दिया उस समय चूँकि जो है वो मुझे बहुत लाइक भूत सा सवार था कि बस रनिंग 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 करनी होती थी मुझे। तो जब मेरा प्री का रिजल्ट आया तब भी मैं शाम के समय सेंट्रल पार्क दौड़ रहा था। जब मेंस का रिजल्ट आया कोइंसिडेंस से उस दिन भी मैं जो है सेंट्रल पार्क दौड़ा था। तो टेंशन का तो लाइक टाइम ही नहीं मिला मुझे सोचने का। पर जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ रहा था उस दिन मैं ड्यूटी पे था और तब फिर फ़ोन आने शुरू होते हैं दोस्तों के, आज रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है, आज रिजल्ट आने वाला क्या लग रहा है। तो कोई टेंशन अपने को खुद को नहीं होना तो सामने वाला टेंशन देता है। आपको टेंशन कतई नहीं होगी पर सामने वाला जो है वो एकदम हथियार पहना रखे हैं उसने आपको एकदम उड़ाने के लिए कि आज क्या है, तो आपकी धड़कनें फिर। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा जो है वो टेंशन हल्की हल्की फील हो रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। बट फिर भी मन में एक वाइब्रेशन या एक वाइब ये उठती थी कि पता नहीं कौन सी रैंक आएगी, क्या होगा। वहीं दूसरी जो वाइब ये रहती थी, वेव ये रहती थी कि RAS मिल जाएगा। तो दोनों वेव का जो मर्जिंग था वो लाइक पॉजिटिव साइड था। तो ऐसी कोई ज़्यादा घबराहट या ऐसा कोई BP लो BP हाई जैसा कोई टेंशन नहीं हुई। जब रिजल्ट अनाउंस हो गया तो मैं आपकी तरह जो है वो नया नया एस्पिरेंट था जिसको ये भी नहीं पता था कि भाई रिजल्ट को देखना कैसे है। उससे पिछले साल का और उसके बाद का रिजल्ट बहुत सही आया। सीरियल नंबर जैसे UPSC देता है रैंक 1 2 3 4, सीरियल नंबर जो है वही आपका रैंक है। हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें आप देखोगे 2016 में कि रोल नंबर के आगे ब्रैकेट में जो है वो रैंक लिखी हुई थी। अब मेरा जो रोल नंबर है उसके आगे ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ था तो अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया, 5वें पेपर में लुढ़क गए हैं। तो पेपर तो 4 ही थे, अब आप सोच रहे हो 5वां पेपर कौन सा हो गया। पर समझिए 5 क्या है। एक दो को फ़ोन किया, जिनको फ़ोन किया उन्होंने कहा बस तू रुक हम आ रहे हैं, अब तू रुक जा बस आ ही रहे हैं, बस मिठाई उठाई लेके आ रहे हैं। मुझे तो तब तक भी फिर अगेन ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात हो गई कि अचानक आप डिस्कशन के मोड पे आ गए कि फ़ोन किसका आ रहा बार बार ऐसा। गाड़ी लाड़ी सबसे फ्री है अपन, कोई टेंशन नहीं है। आई हैव ए सन, 4 साल का बेटा है, ऐसे कोई फ़ोन वोन नहीं आते हैं। और जो है वो घर पे कह कर आए भाई, घर पे कह के इसको काट देना है, इसको काट देना, इसको ऑनलाइन मत चलाना, इस वाले को काट देना, सही नहीं लगता। घर पे बता के आते हैं अपने, वो वाला पार्ट ही नहीं रखते कि बताएं तो जो है वो स्प्रिंग बोर्ड का और पहुंच जाए WTP या GT, ऐसा पार्ट ही नहीं अपना कभी नहीं रखा। टेंशन होती है बेवजह कि वहाँ बाई चांस फिर कोई मिल जाए तो फिर यूँ आई कांटेक्ट होते ही और फिर आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ तो आप सब गए होगे। इतना इस तरफ तो देखिए आपका लाइक कितना जो है वो कितना जबरदस्त आपको अचानक अच्छा लगा है। और जब मैं काम की बात कर रहा था सब ऐसे हो रहे थे, ये क्या बात कर रहे हो, कोई कोई कर्म की बात करो, ये तो रोज ही सुनते हैं। तो वही कहने आया हूँ जो रोज सुनते हो आप। ये तो आपको वैसे ही पता है ये वाली जो बातें हैं ये तो रोज क्लास में कोई ना कोई कहता ही होगा। आप जो है इस सेवा में क्यों आए हो ये बहुत ज़रूरी है। आपके साथी क्या करेंगे इससे आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप में से उन लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशली कहना चाहता हूँ जो थोड़ा सा उन आर्थिक स्थितियों से आए हैं जहाँ आप बहुत कैलकुलेटेड मैनर में, बहुत अप्रोप्रिएट मैनर में संसाधनों का उपयोग करते हैं। हो सकता है इस बैच में एक ऐसा साइड होगा, एक ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो बस में या मैजिक में, मतलब स्प्रिंग बोर्ड की बस में, मैजिक में, या जो लो फ्लोर बस में या ऑटो से जैसे भी आ रहे हो। वहीं दूसरा हो सकता है ऐसा भी एक साइड होगा जो 4 व्हीलर जो है गाड़ियाँ उनको छोड़ने आती होंगी, लेने आती होंगी, या वो खुद ड्राइव करके लाते होंगे। तो ये सब आपकी किस्मत है, ये आप नहीं चूज़ कर सकते
कि आप कैसे आएंगे, लेकिन आप जब बिल गेट्स जैसा कहते हैं कि आप जाएंगे कैसे, ये दुनिया जब छोड़ेंगे, जब आप कैसे जा रहे हैं वो आपके हाथ में। अपने को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पड़ता है पर बहुत लोगों को पड़ता है। खूब सारी जो साइनोसुडल वेव्स होती हैं, साइन कोस टेन थीटा जो आपने पढ़े हैं, साइन कोस टेन और तीन उनके उल्टे, तो वो चीज़ें जो है कि कब आप तैयारी कर रहे हो अचानक कोई लहर आती है और आपको बहा के कहीं और ही ले जाती है, उन लहरों से अपने आप को बचाना है। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है कैटलिस्ट, उसकी बहुत खास खास मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैटलिस्ट हमेशा आपकी केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करता है, उस पर खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी मात्रा में फर्क पड़ता है। अब वो जो कैटलिस्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि चूंकि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस कैटलिस्ट के ऊपर, यदि वो कैटलिस्ट नेगेटिव है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ज़िंदगी में। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं, एयरटेल जो भी लोग यूज़ करते हैं आप में से, तो एयरटेल की एक पंच लाइन थी जो अब चेंज कर दी गई है, वो ये है कि बात करने से बात बनती है। ए सिंपल हाई कैन लीड टू ए मिलियन स्टेप्स। आपको एक आएगा हाय हाउ आर यू, तो अपने कुछ लोग होते हैं जो जैसे डीपी देखते हैं, अच्छा अच्छा मैं बढ़िया, आप कौन, कौन से बैच में, क्वेश्चन मार्क, उस पर ध्यान नहीं देना। स्पेशली उनके लिए था जो ताली बजाने की कोशिश कर रहे थे टेबल पे, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप में से मैं कितना भी कह दूं, कोई कितना भी कह दे, कुछ लोग जो है वो होते हैं इसी धारा में, जिनको यही जाना है कि हमें अगर माटी खानी है तो हम तो खाएंगे ही खाएंगे, आप भले ही कितना भी ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि ये माटी हमारी माँ है और इस माटी से हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। सुनील शेट्टी हैं हम बॉर्डर वाले कि एकदम बस इसकी गोद में रहेंगे, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, ये तो कोई कोई बुरी बात नहीं है, बट फिर भी हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ बैठे हैं वो हमेशा सदैव आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप भूल गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। एक और बात जो मैंने जब मेरा इंटरव्यू का फेज, मतलब इंटरव्यू से जस्ट पहले था, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो लाइक मेरा पर्सनल है, वो आपको कोई बता नहीं सकता, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। इंटरव्यू की जब तैयारी कर रहे थे, मेंस का रिजल्ट आ चुका था, तो जिनसे भी आप मिलते हो सब यही कहते हैं कि यहाँ तो सब फिक्स है, सब ऐसा है, सब वैसा है, सबका अपना अपना एक एंगल है, परसेप्शन है। तो अब जब अपन अपने पीछे देखते हैं फैमिली को, तो समझ में आता है कि अपने पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो अब अपन क्या करें, तो चार और लोगों से मिलते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए कि क्या सही में चीज़ें जो हैं वैसी हैं जैसा लोग बातें कर रहे हैं, या फिर वैसी हैं जैसा अपन सोच रहे हैं। कोई आपको जो है सॉलिड आंसर नहीं मिलता। फाइनली फिर मैंने ये सोचा कि अपनों ने जब तैयारी शुरू की थी तब क्या सोचा था, तो आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ, तो मैंने जब तैयारी की थी तब ये सोचा था कि जिस दिन स्प्रिंग बोर्ड के बाहर, क्योंकि वहाँ से उस रोड से जब निकलते थे विधानसभा के उधर से, तो कुछ लोगों के फ़ोटो लगे हुए थे इंस्टीट्यूट में, आज भी लगे हुए हैं फ़ोटोज अगर आप जाते हैं तो, जो आजकल नोट्स के पीछे भी आने लगे हैं। तो हमेशा ये सोचा कि ये जो फ़ोटो जिनके लगे हैं, कभी अपना भी फ़ोटो ऐसे लगे, कभी अपना भी फ़ोटो ऐसे अखबार में आए, अच्छे कामों के लिए, इंस्टीट्यूशन अपने से बिना पैसा लिए और बिना अखबार वाले अपने से पैसा लिए छाप दें, उस दिन जो है अपन कुछ कुछ बड़ा महसूस या घर वाले बड़ा महसूस करेंगे। तो मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में हर क्षण वो चीज़ रहती थी, कभी नहीं भूला, आज भी नहीं भूला, कि जब आपका फ़ोटो जो है वो पूरे राजस्थान में छपे मान लीजिए, और जिसके लिए आपने एक टका खर्च नहीं किया और आपकी तारीफ के साथ वो फ़ोटो आया है, तो वो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और वो इतना आसान तो नहीं है। आप यकीन मानिए न्यूज़पेपर में इतनी सी छोटा सा आपको अगर कोई न्यूज़ देनी है, सरकारी न्यूज़ है तो एक अलग बात है, बाकी अगर आपको प्राइवेट न्यूज़ कुछ देनी है तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है, उसका साइज़ के हिसाब से जो है, पेज के हिसाब से, आप फ्रंट पेज पे न्यूज़ चाहते हैं ज़्यादा पैसा है, आप अगर बीच वाले पेज पे न्यूज़ चाहते हैं तो उसके हिसाब से पैसा है, तो आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। दूसरा, इंस्टीट्यूशन सबकी फ़ोटो तो लगाता नहीं है, कुछ ही लोगों के फ़ोटो लगाएंगे, स्पेस अगर फ़ोटो से भर देंगे तो पॉसिबल नहीं है ना। नाम तो फिर भी हो सकता है कि वो नाम तो सबका बोर्ड पे लिख दें, पर फ़ोटो सबके नहीं लगते। तो आप भी ऐसा चाहेंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कभी तो आपका भी फ़ोटो आए, फिर उस दिन आप उस फ़ोटो के साथ, जैसा 10वीं 12वीं के रिजल्ट के बाद बच्चे करते हैं ऐसा फ़ोटो, और वो हजारे की माला पहन के फिर ऐसे फ़ोटो आते हैं अखबार में। तो आप RS बने तो आप गुलाब की पहन लीजिएगा, मोगरे की पहन लीजिएगा, और ज़्यादा आप थोड़ा क्लास महसूस करना चाहें तो आप फिर ऑर्किड पहन लीजिएगा, ब्लू ऑर्किड।
आजकल शादियों में चलता है, उसका दौर बाद में आ जाएगा आपका। पहले पहनने की इतनी जल्दी हो किसी को कि अपने को तो पहननी है, इसी से पहननी है, तो फिर आप घर वालों को बता देना जाकर के भाई देख लिया है, आप टेंशन मत लो, माला तैयार कर लो, सिलेक्शन होते ही, ये कंडीशन जोड़ रहा हूँ मैं, सिलेक्शन होते ही, सिलेक्शन नहीं हुआ तो माला बदल लेना, ऑर्किड से हजारे पे आ जाना। वो तो फिर जैसे आप होगा, जैसा दौर है उसी हिसाब से बातचीत हो। तो आप जो है ऐसा अगर चाहते हैं तो आसान सा फेज है, जो जो पढ़ा दिया जाए वो जाके पढ़ लो। पढ़ने का तरीका जैसा मैंने अपनाया, हर किसी का अपना होता है, मेरा तरीका मैं बता देता हूँ कि मैं पढ़ाई क्लास की तरह नहीं करता कभी भी, और आज भी नहीं करता मैं। आप जैसे एक्ट और सर्कुलर्स पढ़ने होते हैं तो ऐसा नहीं कि साहब एक बार में टीनेंसी एक्ट लिया और टीनेंसी एक्ट पढ़ दे। आपने जो लैंड रेवेन्यू एक्ट लिया और पूरा पढ़ लिया, सीपीसी लिया और पढ़ लिया, ये वो जो आपको बाद में भी पढ़ने हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, और अभी बाद में जब आप आ जाएंगे सर्विस में तो आप पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने पढ़ना शुरू किया इंडियन पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी के 15 पेज ही पढ़े थे, और इंडियन पॉलिटी से लगा कि इंडियन पॉलिटी कुछ दिमाग में जा नहीं रही है, कुछ याद नहीं रह रहा है, तो पॉलिटी का रजिस्टर किया साइड में, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ लगभग 2.5 से 3 महीने बाद, क्योंकि लगभग आप ये देखेंगे कि 1.5 से 2 महीने बाद 2 सब्जेक्ट आपके जो इनिशियली शुरू हुए हैं वो लगभग पूरे हो जाएंगे, और दूसरे 2 सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। तो 2-2.5 महीने बाद आपके पास 4 सब्जेक्ट हो गए, और जिनके 6 महीने हो चुके हैं उनके पास कम से कम 6 सब्जेक्ट हो गए। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, उसको छोड़ दीजिए, दूसरा पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी खास बात जो सही नहीं है वैसे, मतलब आप अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सही नहीं है, पर थोड़े टाइम के लिए अपनानी है तो कोई बात नहीं, अगर उससे अपन जीवन में एक पड़ाव को, एक मुकाम को हासिल करते हैं तो कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। जब आप, अब ये है कि अब सोएंगे, बस अब सोने का टाइम आ गया, रात के जो भी 10, साढ़े 10, 11 जब भी आप सोते हैं, उस समय आप सब एकदम लेट जाइए बेड पे, और अब आप सोचिए कि आज दिन में आपने क्या क्या पढ़ा। सोचते सोचते आपको नींद आ जाएगी। हो सकता है सपने में भी थोड़ा आपको कुछ चीज़ें घूमे, वो एक अलग बात है। हो सकता है आपको नींद नहीं आएगी, कोई एक स्थिति तो होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे नींद नहीं आ रही है तो छोड़ दीजिएगा ये तरीका, फिर सही नहीं है ये, वो आपसे कोरिलेट नहीं हो रहा है, आपके साथ मैच नहीं कर रहा है। आपको रात को सपने आ रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ये आपको जो पढ़ाई वाले सपने आ रहे हैं, कोई कम से कम मॉन्स्टर आपके पीछे नहीं भाग रहा है, आपकी गाड़ी जाती जाती खाई में नहीं गिर रही है, बच्चों को जैसे सपने आते हैं वैसे तो नहीं यार, इसमें क्या बुरा क्या है। तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसके साथ जो एक और तरीका मैंने अपनाया है वो है टीचर्स वाला। आपको नहीं लगता कि यहाँ टीचर जब आते हैं उनको कितना कुछ याद होता है, कितना, हाँ, मतलब उनको सब याद, आप कुछ भी पूछो कुछ भी बता देंगे। ज्योग्राफी पूरी याद, हिस्ट्री पूरी याद, पॉलिटी पूरी याद। जो है आप जैसे ही पूछेंगे कि भाई जो आर्टिकल 32 में ये लिखा हुआ है, 72 में ये लिखा हुआ है, 123 गवर्नर प्रेसिडेंट की जो है वो स्पेशल शक्तियाँ हैं, सब याद है उनको। ऐसे ही जब आप मैथ्स वाले को देखो, सारे फॉर्मूले याद, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी फिजिक्स वालों को सब याद। आपको उनके मुकाबले कुछ भी नहीं याद, आप ऐसे रिलेट करते होगे, तो आपको उनसे रिलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका उद्देश्य अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो एक अलग बात है उनका, या आज मैं कहूँ यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है उसका उद्देश्य आपको नॉलेज इम्पार्ट करना, आपको नॉलेज प्रदान करना है। उसका उद्देश्य आरएएस की अगली वैकेंसी में अच्छी रैंक लाना नहीं है। उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करके आप तक पहुँचाना उसका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य वो नहीं। हमें जो है वो एक कहावत अंग्रेजी में आपने सबने सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ताश अगर आपने खेली है तो एक गुलाम होता है गुलाम, बादशाह, बेगम, इक्का। तो वो जो 11 नंबर का जे है दैट इज जैक। तो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन का मतलब ये है कि आपको सब थोड़ा 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 आता है, आप बादशाहत किसी भी विषय में नहीं रखते हैं। अगेन मैंने कहा कि आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको चीज़ें कुछ कम आएंगी कुछ ज़्यादा आएंगी। जो चीज़ें ज़्यादा आएंगी उन चीज़ों में आप यूँ लगा लो कि मैं अगर मान लीजिए किसी एवरेज मैं नंबर ले लेता हूँ किसी का 430, इसके 800 में से 430 आए। अब आपके पास जो है वो 800 के मैं दो दो भाग कर देता हूँ, एक 500 नंबर है और एक 300 नंबर है। ये 500 नंबर वो जो आपको बहुत अच्छा आता है, आउट ऑफ 800 आप उस 500 पे फोकस करिए। उदाहरण के लिए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन हिस्ट्री, पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश, आप उस पर फोकस करिए उस 500 नंबर पे, और इसका लगभग
60 से 65% ले आइए। जिसमें आप बहुत होशियार हैं उसमें 60 से 65% तो ला ही सकते हैं। जिसमें होशियार है उसी की बात कर रहा हूँ, केवल 500 पे, 800 के 800 पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, और कम कर दो। कुछ लोग अभी भी इस पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो हम चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आधा आधा कर लेते हैं। कि ये 400 नंबर वो जिसमें आप बहुत अच्छा आपको आता है, आपने 1.5 साल 1 साल बहुत ज़बरदस्त तैयारी करी है, और ये 400 जो अपने समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, हम परेशान हो रहे हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये जो बहुत अच्छा वाला है इसमें लगभग 70%, अब कम कर दिया तो परसेंटेज तो बढ़ानी पड़ेगी, कि आप इसमें लगभग 70% ले आइए। इसमें अगर आप 70% लाएंगे, इसमें आप केवल जो है वो 35% ले आइए। आप ये देखेंगे इसमें अगर लाए हैं तो ये आया 280, और इसमें अगर आप 35% ला रहे हैं, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 नंबर टूटत पड़ रहा है, इसको 420 ही कर लेते हैं, कोई नहीं। ये बहुत इजी है, पर ये यहाँ लिखने को और आपको समझाने को तो इजी है, पर जब वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना होता है तब मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस विद्यार्थी के लिए मुश्किल नहीं होता जिसने शुरू से अपने सिलेबस अपने पास रखा था, उसको पता था। जैसे मैं, अगर मैं मेरे हिसाब से कहूँ कि पेपर 4 में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और बहुत अच्छे से, कुछ मुझे ये भी पता था कि शायद मेरी हैंडराइटिंग मुझे बहुत अच्छा जो है वो एक स्कोप देगी। जब आप मेंस के दौरान आएंगे तो यहाँ पुराने जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपियाँ आप तक पहुँचती हैं। हो सकता है आप में से किसी ने टेलीग्राम वगैरह पे पहले ढूंढ ली हो कॉपी, पर आज आपके ज़्यादा काम की नहीं है। आप जब मेंस में अपीयर होंगे उससे पहले अगर आप मेरी कॉपी देखेंगे तो केवल 2 बिंदुओं पे मेरी कॉपी का मूल्यांकन करिएगा। पहला तो ये कि मेरी कॉपी में हैंडराइटिंग पहले पेज से और आखिरी पेज तक एक जैसी है, मतलब आप चेंज नहीं पाएंगे। और ऐसा आप यहाँ जब एक महीना, जब आपका हर वीकली टेस्ट होता होगा ना, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, आप उसमें भी देखते होंगे कि मुश्किल होता है। शुरुआत में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, और लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं उनमें हैंडराइटिंग थोड़ा बिखर जाती है, फ़ॉन्ट साइज बदल जाता है। तो वो मेरी कॉपी में आप देखेंगे कि लगभग एक जैसी है, जिससे ये पता चल रहा है, एग्जामिनर ये महसूस करता है कि शायद इस बच्चे को अच्छी नॉलेज है और इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। दूसरी, अगर आप जो आधार है मेरी कॉपी में मूल्यांकन का, वो आप देखिएगा कहीं आपको काटा पिटी नहीं मिलेगी। ऑल्दो मैंने कुछ गलतियां करी थी जो मुझे भी पता चल गई थी लिखते समय कि मेरे से गलती हो गई, पर मैं हाईली पॉजिटिव जो है विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इसमें गलती हुई है, तो मुझे पता है, ये टीचर को थोड़ी पता है। ये टीचर को सिर्फ और सिर्फ कब पता चलेगा, जब वो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा। अगर मैं काट दूंगा तो उसका ध्यान सबसे पहले वहीं जाएगा। ये आपने कभी सुना होगा, एक बहुत बड़ा गेम है कि जिस हॉल में आप बैठे हैं, इस हॉल को पूरा एकदम डार्क ब्लैक कर देते हैं, जेड ब्लैक, सब अंधेरा, और एक छोटी सी मोमबत्ती बीच में कहीं रख देते हैं। आप सबका ध्यान कहाँ जाएगा, उस मोमबत्ती पे। ये टीवी वगैरह पिलर वगैरह सब हटा देते हैं, तो मान लीजिए कि गोविंद देव जी की हॉल की तरह इसमें कोई पिलर नहीं है, और एकदम ये चकाचौंध रोशनी से पूरा का पूरा हॉल जो है वो वाइट फ्लैश से पूरा चमक रहा है। बीच में एक ब्लैक बॉल या रेड बॉल मैं बीच में अगर उछाल दूं, सबका ध्यान उस पर जाएगा। जब भी कोई चीज़ अलग होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ह्यूमन की टेंडेंसी है कि अपना ध्यान उस अलग वस्तु या अलग स्थिति या अलग जो है शब्दों पे जाता है। तो अगर मैं काट दूंगा तो टीचर का ध्यान बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा वहाँ। तो मैंने अपने आप ने जो है परोस दिया मेरी गलती को उसके सामने। आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से करना, मैं मेरी स्थिति आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ गलतियाँ जो मैं महसूस उसी समय कर चुका था, पर इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं की कि शायद क्या पता मैं बच जाऊं, और उसका फ़ायदा मिला भी है कुछ जगह नहीं मिला है, कुछ जगह मिला भी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत आसान सी है, अगर आप थोड़ा भी इस पर काम करेंगे, 2 से 3 महीना, केवल लगभग 100 दिन, तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में हैं। अगर आपको सही में रैंक अच्छी चाहिए तो आप, मैं आपको 100% अश्योरेंस के साथ ये कह सकता हूँ आज, क्योंकि मैंने सिंगल डिजिट की वो रैंक पाई है, कि बहुत आसान होता है अच्छी रैंक लाना। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आप लगभग लगभग 1 वर्ष 365 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए। उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरे को कितना ही बता दो, आप मुझे कितना ही ज्ञान दे दो, पर अपने आप से कभी आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं जो भी करूँगा वो मुझे तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे
कुछ भी देखे, कुछ भी मेरे बारे में सोचे, पर मुझे स्वयं को तो ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप दूसरे को भले ही खूब कह सकते हो, घर पे जाके रजिस्टर खोल के कॉपी खोल के पढ़ सकते हो, खूब घर वाले सोचेंगे कितना तैयारी कर रहा है हमारा बेटा, हमारी बेटी कितनी तैयारी कर रही है। रिजल्ट जब आता है तो सिलेक्शन नहीं होता, तो घर वालों को भी लगता है कि नहीं पढ़ा, मेहनत तो खूब करी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। पर आपके मन में तो आपको पता है कि आपने मेहनत कितनी करी थी। तो अगर आपने आपका बेस्ट दे दिया तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आखिरी बात कि तैयारी करनी कैसे। अब ये तो सब हो गया कि साहब रजिस्टर भी हैं, पढ़ भी लेंगे, पर वो कोई छोटा सा कोई ऐसा फॉर्मूला आप बता दें, अगर कोरेक्स जैसा कि हम खोलें और दवाई पी जाएं बस। तो वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जितना कम डेटा हमारे पास में लास्ट के समय में हो, उस इम्पोर्टेंट टाइम पे हो, उतना अच्छा रहता है हमारे लिए रिवीजन करना। क्योंकि जब आप मेंस के या प्री के टाइम पहुंचते हैं तो वो जो रजिस्टरों की संख्या है वो लाइक ऐसा हो जाता है, एक पूरा का पूरा पाइल, पूरा का पूरा जो है वो हमारे पास ढेर हो जाता है। पॉलिटी का रजिस्टर, मॉडर्न इंडिया का अलग रजिस्टर, मिडिवल का अलग, एंशियंट का अलग, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर अलग, और मेंस में देखो तो पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन अलग, लॉ अलग, साइकोलॉजी अलग, हिंदी अलग, अंग्रेजी अलग, सब पूरा रजिस्टरों का ढेर है। रिवीजन क्या क्या करें। अब पहले दिन, जब मान लीजिए कि कल अगर मेंस का पहला दिन है तो आपको पेपर 1 और 2 दोनों देने हैं। कुछ तो वैसे दिमाग खराब रहता है उस दिन, और कोई जरा सा भी कह देगा ना आपको कुछ उस दिन आप एकदम ऐसी स्थिति में होते हैं जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं और आप बस बिफर पड़ते हैं। क्या पता नहीं आपको कल मेंस की परीक्षा और दिमाग खराब कर कर भाई, तो मेंस की परीक्षा तो आनी ही थी, पहले पता नहीं था। पहले से अपनी तैयारी वैसी करो कि वो सिचुएशन नहीं आए। बहुत सारे विद्यार्थी मेन से 1 दिन 2 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं, और उस बीमार पड़ने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है, अगेन कारण ज़्यादा हो सकते हैं, पर वो सबसे जो मेजर फैक्टर है वो ये कि कहीं ना कहीं आप अंदर से उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते। तो आप एकदम लो स्टेज ऑफ हेल्थ पे चले जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, बुखार या जो भी बीमारी आपको घेर लेती है। आप ये मान के चलना कि थोड़ी सी जुकाम बुखार भी आपको आना तो आप दूसरे से रेस में पिछड़ के पीछे चले जाओगे। एक दिन बीमार पड़ने का मतलब है कि 5 से 7 दिन वापस आप नॉर्मल होगे, और वो 5 7 दिन जो आप कम पढ़ पाए वो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, और तैयारी जब भी आप करो तो आप ऐसे करना है कि जैसे आज आपने जो है वो रजिस्टर लिया, और अपना शाम को जाके, पहले दिन की मैं बात करूँ जिस दिन आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया होगा, द वेरी फर्स्ट डे आप जिस दिन क्लास में आए होंगे, शाम को आप जाइए। 2 सब्जेक्ट में हार्डली आपको, किसी में 2 3 पन्ने, किसी में 4 से 5 पन्ने, ज़्यादा नहीं लिखवाते शुरू के 5 7 दिन। पूरा माहौल बनाते हैं शुरू शुरू में, तो ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत आसान है, अभी तो आपको दूर तक जो है तैयारी करनी है। आप जब भी जाएं वापस अपना घर, तो सबसे पहले आप पेज 1 से शुरू करेंगे, और पेज 4 तक जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, धीरे धीरे वो एड ऑन होता है, रफ्तार बढ़ती है। जो है नंबर ऑफ पेजेस एक दिन में लिखने वाले ज़्यादा होते हैं, पर हर दिन आपको पेज 1 से शुरू करना है। मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में आपके आज 130 पेजेस लिखवाए जा चुके हैं, आज शाम को वापस आपको जाके शुरू करना है पेज 1 से। अगर आप इसको डे 1 से फॉलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली, बहुत आसान है। एक बार आपकी बॉडी जो है, एक वर्ड होता है अडेप्ट करना और एक होता है एक्लमेटाइज करना। अगर आप अडेप्ट तो नॉर्मल परिस्थितियाँ, और एक्लमेटाइजेशन होता है अगर आप हिली एरिया में जाते हो तो। आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या किसी वेब सीरीज़ में देखा होगा कि जब भी कभी पूरा पर्वतारोहियों का ग्रुप जाता है तो पहले बेस कैंप पे रुकता है 5,000 मीटर हाइट पे। फिर अगले दिन उनका पड़ाव होता है 6,500 मीटर। फिर अगला उनका पड़ाव होता है 7,500 मीटर। उसके बाद फिर वो अगला अपना स्टेप, एक जगह जाके वो रुकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद अगली जो उनकी यात्रा है वो शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धुरंधर कोई नहीं है, भले ही वो रोज़ उस पहाड़ पे चढ़ता उतरता होगा, उसके लिए डेली का काम होगा, पर वहाँ का मौसम उसकी बॉडी के जैसा हमेशा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो सीधा ही चढ़ता गया तो सीधा बस उसका रास्ता एकदम वहाँ तक चला जाएगा जहाँ तक फाइनल स्टेज है हर व्यक्ति की। सेम चीज़ हमारे साथ यहाँ होती है कि आप अगर चीज़ों को रोकोगे नहीं,
चीज़ों को ऐसे ही पढ़ोगे, आज पढ़ाया आज पढ़ लिया, कल पढ़ाया कल पढ़ लिया, परसों पढ़ाया परसों, अगले दिन पढ़ लिया अगले दिन, तो एक दिन के बाद ऐसा होगा कि आपको पीछे की चीज़ें साफ हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ कि जिस बैच को 5 से 6 महीना हुआ होगा, उनके कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो इनिशियली शुरू किए गए होंगे, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट। उनमें से आधे से ज़्यादा क्या लगभग 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उन सब्जेक्ट में उनको 25 से 30% याद नहीं होगा। अगर आज ही उनके मेंस का टेस्ट ले लिया जाए तो 25% भी याद नहीं है जो उन्होंने 2 महीने तक यहाँ क्लास में पढ़ा था, और उसका रिवीजन भी किया होगा घर जाके। क्या फ़ायदा फिर उस पढ़ाई का? तो पढ़ाई हमेशा ऐसी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी है, बेसिक जो है वो सीरीज़ है, ये सीक्वेंस है कि आप चीज़ों को जब डे 1 जैसा शुरू था वैसा ही डे 2 पे फॉलो करें, पहले फिर आगे, पहले फिर आगे, पहले फिर आगे, तो आप ये पाएंगे कि 30वें दिन आपने पहले दिन की चीज़ों का 30वीं बार रिवीजन कर रहे हो, दूसरे दिन का 29वीं बार, तीसरे दिन का 28वीं बार। ये केवल मुनासिब नहीं होता अगर आपकी जो जिम्मेदारियां वो ज़्यादा हैं। तो आप में से कोई जॉब में है? सब देख रहे हैं कौन जॉब वाला आ गया है। हाँ तो कोई नहीं, एक दो लोग हो सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो फिर फ्री हैं, तो फिर और क्या, फिर कोई दिक्कत, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है ना आपको। आप इस तरीके से पढ़िएगा, और लास्ट बस फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को डाउट होंगे तो एक दो चीज़ें पूछ लेंगे, नहीं तो फिर सम अप करेंगे क्लास को। कि जो टेस्ट सीरीज़ है, उस टेस्ट सीरीज़ के 3 जो है वो डायमेंशन होते हैं। उस टेस्ट पेपर को आप यहाँ बैठ के लिख लो, उसी टेस्ट पेपर को आप घर बैठ के लिख लो, और उसी सेम टेस्ट पेपर को आप आरपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस के एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिख लो। तीनों में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जब उस टेस्ट पेपर को घर लेके जाते हो ना, तो हो सकता है, जैसे मैं अगर प्रीलिम्स के टेस्ट की बात करूं, तो आउट ऑफ 200 आप उसमें से 150 160 स्कोर कर लेते हो। 150 से 160 आ जाते होंगे आपके घर जब आप उसको सोल्व कर रहे हो। तो जब आप यहाँ उसको सोल्व करते हो तो आप 125 130 पे आके अटक जाते हो। उसी को जब आप आरपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में अटैम्प्ट करते हो तो आप 100 पे अटक जाते हो। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो जो प्रेशर सिचुएशन है वो जगह के साथ साथ चलता है। यहाँ जब आप बैठे हो तो आपको जो टेंशन है वो अगल बगल वाले का है, किसके ज़्यादा आएंगे, इसको तो इतना आ रहा है, और अपने बगल वाले हमेशा महान होते हैं। वो हमेशा कैप्टन अमेरिका की तरह लेके पहले शील्ड ऐसे इकट्ठी, अरे जैसे तो उसका टीप लेंगे तो ना कोई आरएएस बन जाएंगे अपन हाथों हाथ ही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं उनसे कोई मेरा लाइक पर्सनल इशू नहीं है, बट अगेन मैं तो उस विचारधारा का हूँ कि आपकी कॉपी देखने से किसी का भला हो रहा है तो हो जाए। आपकी किस्मत तो आपसे कोई नहीं छीन सकता कि कॉपी में से आपकी किस्मत उठा के ले जाएगी। इतनी कमज़ोर किस्मत थोड़ी है आपकी। अपने आप पे भरोसा रखना। ऐसे कोई आपके टेस्ट पेपर में से देख के किसी और का सिलेक्शन हो सकता है, पर आपका सिलेक्शन थोड़ी रुक जाएगा। आपके में से टीप के हो रहा है तो आपका तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। वो स्कूल कॉलेज के दिन और होते हैं कि साहब मेरा टीप के लिखा था और मेरे तो 62 ही है, इसके तो 68 आ गए, ये कोई बात थोड़ी होती है। या फिर कि मैडम इसके 9 जो है 9.5 नंबर आए, मेरे 9 ही आए हैं, 9.5 कर दो, मेरे भी 10 हो जाएंगे, इसके भी 10 हो जाएंगे। वो वाला टाइम चला गया है, अब वैसा कोई दौर नहीं है ये। आपको जो करना है करो, पर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप किसी से डेटा शेयरिंग रखते हैं, कोई टीप रहा है टीप लेने, तो आपका क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपका देख के अगर उसका भला हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अच्छी बात। उसी के लिए तो आप आरएएस बन रहे हो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो फिर आरएएस बनना भी नहीं अपने को। पर आप जो वो सिचुएशन है उसको हमेशा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ बैठ के जो है वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। घर पे आपको बहुत इजी रहता है, कोई प्रेशर नहीं है। घर पे ऐसा है कि आप आराम से खेल के मैदान में अकेले खिलाड़ी हो। यहाँ से स्थिति कुछ ऐसी होती है कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो आपको जो है वो एशियन बॉलर्स के सामने बैटिंग करनी होती है, और आरपीएससी के मेन एग्जाम हॉल में आप देखो तो अपने सामने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स आते हैं, फिर जहाँ अपन फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल जाते हैं। और फिर स्थिति जो है फिर ऐसा नहीं हो, दिन हर किसी का दिन होता है, बट स्थितियाँ कुछ वैसी होती हैं। अगर आप फुटबॉल की बात करो तो जब अपन वहाँ हैं तो बस अपन ही है, अपने पैर के नीचे फुटबॉल, गोल पोस्ट खाली है, कोई गोलकीपर नहीं है। जब आप यहाँ आके बैठते हो तो फिर अपने को जो है वो नॉर्मल सा कि अपने यहाँ जो प्रीमियर फुटबॉल लीग टाइप है। और जब वहाँ जाते हैं तो अपने को फिर जो है वो सर्जियो रामोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी टाइप लोगों से भिड़ना होता है, जिनेडिन जिडान और रोनाल्डिनो सब आ जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एज वो जो एक वातावरण है वो बदल जाता है। अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो, आप टेस्ट पेपर यहाँ से लेके मत जाना, यहीं अटेम्प्ट करना।
लगभग लगभग आप ये मान लो, अगर मैं इस पूरे हॉल की बात करूं, इसमें 2 बैच आ गए होंगे, जबकि वो दोनों बैच ऐसे थे जो जब शुरू में शुरू हुए थे तो लगभग ये रूम पूरा भरता था। हर एक रूम की, हर एक बैच की एक कहानी है। मैं लगभग पिछले 6 सालों से 17 अक्टूबर 2017 को मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, उस दिन से और आज दिनांक तक मैं ये देख रहा हूँ कि हर बैच की एक कहानी शुरू होती है उस पर्टिकुलर रूम के फुल भरे होने से लेकर उस रूम की चंद बेंचों पे ख़त्म होने तक की। ये बैच अगर मान लीजिए कि आज आपका पहला दिन है, इस बैच का जो F6 या F8 जो भी बैच हो, मान लीजिए आप कोई नंबर F6 बैच है जो नया शुरू हुआ है अभी, वो ऐसे ही आपकी तरफ फुल भरा हुआ है। वो हर महीने के साथ जो है, किसी को कोई धारा, किसी को कोई धारा, किसी को कोई विचारधारा साथ ले जाती है। और आखिरी में आते आते प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद, अगर ये पूरा बैच मैं कहूँ, इंटरव्यू के बाद इस बैच में से केवल बच जाता है इतना सा हिस्सा। आखिरी में ये मुश्किल से कोई 20-25 लोग हैं। इतने बड़े में से आप लगाओ 1000 में से केवल 20 से 25 लोग, कि 2% पे आ जाते हैं हम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो बातें हमने 1.5 घंटे करी हैं, कुछ जो है आपने अपने जो है बोला, तो आप में से कम लोगों ने कुछ बोला होगा, पर आपने जो अपने इमोशन से, जो अपने बॉडी लैंग्वेज से जो मुझे रिफ्लेक्ट किया है, तो कुछ लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा अगर इन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई ऐसी कोई मेरे में अलौकिक दिव्य शक्तियाँ तो है नहीं कि मेरे सर के पीछे आपको कोई चक्कर घूमता दिखाई दे रहा है, एन ऑरा बिहाइंड माई पर्सनैलिटी, ऐसा तो है नहीं। या ऐसा है नहीं कि मैं ऐसे करूँगा और ये उड़ती हुए वहाँ पीछे चली जाएंगी शक्तियाँ, या मैं पन्ने पलटूंगा और मुझे सब याद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आप जितना ही होशियार मैं हूँ, आप मेरे से कुछ ज़्यादा, कुछ चीज़ों में, कुछ में मैं आपसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं, पर अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कोई पर कुछ लोगों ने तो सुना है उस जो है स्तर पे, कुछ लोगों ने सुना है कि अच्छा सिलेक्टेड लोग आए हैं, देख लेते हैं आज ये कैसे बोलते हैं, बोलना भी आता है कि नहीं आता है। कुछ लोग और थोड़ा लाइक लेवल जो है क्लाउड 9 पे उनका स्तर होता है, और वो ये देखते हैं अच्छा ये हैं क्या सिलेक्शन वाले, 5वीं रैंक वाले, ओके ओके ओके। क्या इनका हर चीज़, आप अगर उनसे अभी बाहर निकल के मेरे बारे में पूछेंगे तो वो 100 चीज़ें बता देंगे, ऐसा था, ये था, वो था, मतलब हर चीज़ बता देंगे। उन्होंने नोटिस कर लिया होगा अब तक हर चीज़ को, जो उनका काम कतई नहीं था। आपको हमेशा उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उस एंगल या उस मार्ग पर आपको रहना चाहिए जो मार्ग आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाता हो। कहानी की समरी केवल इतनी सी है कि आप यहाँ साल, 1.5 साल, 2 साल रुक के जाएं, आपका सिलेक्शन अगर यहाँ से नहीं हुआ तो बेकार आप आए थे और बेकार आप जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। वो लाइक ऐसी चीज़ है जो आता जाता रहता है, पर टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जिस पर्टिकुलर एज ग्रुप में हैं, तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं समाज को, प्रदेश को, देश को, दुनिया को। अच्छे ऑफिसर्स हर एक समाज को चाहिए। आप में से कुछ लोग जैसे जैसे आगे आएंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो बहुत छोटी जगह रहकर भी बहुत नाम कमाते हैं और लोग उनको, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। उनका ट्रांसफ़र होके चला जाता है वहाँ से। तहसीलदार हो सकते हैं, एसडीओ हो सकते हैं, डीवाईएसपी हो सकते हैं, बीडीओ हो सकते हैं, पटवारी गिरदावर भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। लोग उनको, उनकी तारीफ करते हैं, यार वो आए थे एक पटवारी जी, एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, गजब काम करके गए। वहीं दूसरा जो है, एक दौर ऐसा भी होता है कि लोग उनको उनके कामों के लिए एकदम गालियाँ निकालते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। तीसरा, जिनको कुछ नहीं है, कि अप्रिशिएशन नहीं है, तो कोई उनका लाइक उनके लिए बुरा भी नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो वो जो असली जो तैयारी है ना, वो ये तो है ही नहीं। आप ये मान के चलिए कि असली जो संघर्ष होना है वो तो सिलेक्शन के बाद शुरू होगा। ये तो केवल माहौल है कि आपका सिलेक्शन हो गया, रैंक आ गई, अभी आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं कि एसडीएम को क्या क्या मिलता होगा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और मेरे पास माँ भी है। तो सबके पास है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या उम्मीदें लेकर आए होंगे? आप में से
सेंट मैरीज, सेंट सोल्जर, सेंट जेवियर्स, सेंट पॉल, या ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए कितने लोग, एक बार हाथ खड़े कर दीजिएगा। बहुत ही कम है। चलिए फिर तो ठीक है। स्पेशली जो कॉन्वेंट में पढ़े होते हैं या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड सही सा होता है, आप बचपन से शहर में पले बड़े, एक अच्छे स्कूल में गए, वहाँ आपने अच्छा एक एनवायरनमेंट देखा है, अचानक जब आपको ग्राम पंचायत स्तर पर भेज दिया जाता है जहाँ लोग हिंदी में भी बात नहीं करते, और उस 500-700 की भीड़ में स्थिति, सब आपसे उम्मीद करेंगे कि अब आपको, जैसे एसडीएम पहुंचेगा तो सब पीछे कि साहब आ गए, अब साहब कहेंगे। अब आपको लगता है कि अपने को क्या कहना है, अपने को क्या कहना है। अपन देखते हैं कोई तो कुछ कहे, स्थिति वैसी होती है कि 100 लोगों की कतार खड़ी है कि जो हीरो है वो एक कदम आगे आ जाए। आप तो अपनी जगह खड़े हो, बाकी सब एक कदम पीछे हो जाते हैं, 99, और आप हीरो हो जाते हो अचानक। अब आपको तय करना है जो ना तो इसमें कहीं पढ़ाया जाएगा आपको, लाइक ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, कुछ काम उस दिन नहीं आ रहा होता। उस दिन जो काम आएगा वो ये कि ये जो तैयारी आप कर रहे हो ना, इसमें खूब सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किसी दिन आप बहुत डल महसूस कर रहे होते हैं, आपको लगता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पापा को क्या लग रहा है, मम्मी को क्या लग रहा है, भैया भाभी को क्या लग रहा है, खुद को क्या लग रहा है, किसी भी व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरे से इतनी उम्मीदें थी और मैं कर पाऊंगा नहीं, कर पाऊंगी नहीं। जब आपका वो मनोबल दिनों दिन बढ़ता जाएगा ना, आप जितने स्ट्रांग होके, अफर्म होके पहुंचेंगे, उस दिन ये चीज़ काम आएगी। अब वहाँ आपसे कोई हिस्ट्री की और पॉलिटी और इकोनॉमी और राजस्थान के नोट्स तो नहीं पूछने वाला है। आप जिस भी बेल्ट में जाएं, हर बेल्ट की अपनी अच्छाई है, अपनी कुछ कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो दिक्कतें देता है। तो वो चीज़ें आप तैयार करके निकलना, नहीं तो लाइक गाड़ी में गेट खुलेगा, कोई गेट खोलेगा, बत्ती की गाड़ी सायरन घूमती हुई कहीं भी एंटर कर जाएगी, तो वो तो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है। सवाई माधोपुर में मैं पिछले लगभग 1.5 साल से हूँ, तो वहाँ आपने सुना होगा, आप सभी लोग जो पढ़ भी रहे हैं, तो वन ऑफ दी जो है वो मोस्ट एक्साइटेड प्लेसेस ऑन अर्थ में से एक है रणथंबोर। उसको दुनिया देखने आती है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि रणथंबोर पूरी दुनिया का वेस्ट मोस्ट पॉइंट है जिस पे टाइगर साइटिंग सबसे अच्छी होती है। पूरी दुनिया में आप ग्लोब को अगर घुमाएंगे तो सबसे पश्चिमी छोर पर पाई जाने वाली वो जगह है जिस पे आप टाइगर को बहुत अच्छे से देख सकते हो। सबसे अच्छी साइटिंग पूरी दुनिया में रणथंबोर में होती है। इंडिया में एक से बढ़ के एक जगह है, केन्या में बहुत अच्छा है, साउथ अफ्रीका में केप टाउन जोहान्सबर्ग के पास बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी सफारी है, पर रणथंबोर जैसा नहीं है। वहाँ जो लोग आते हैं उनको केवल एक ही है कि टाइगर दिख जाए, टाइगर दिख जाए, जबकि वहाँ जो अनुभवी लोग हैं वो ये कहते हैं सब टाइगर तो दिख ही जाएगा, टाइगर कोई महत्वपूर्ण बात थोड़ी है, टाइगर तो कब जंगल आए तो टाइगर तो आज नहीं तो कल दिख ही जाएगा। असली जो मजा है उस जंगल में, उस जंगल को देखने का है। आप में से कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जो नहीं समझे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आरएएस तो आप बन ही जाएंगे अगर आप बनना चाह रहे हैं तो। असली जो खेल है या जो बात में मजा है वो ये कि इस दौर को अच्छे से जिएगा, इस दौर में अपने आप को जिंदा रखिएगा, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले अधिकांश लोग वो होते हैं जो जीवन में अपने आप पे खुद ही ठप्पा लगा लेते हैं, मोहर लगा लेते हैं कि हम आरएएस बनने के काबिल नहीं। तो ये आपसे पूछा किसने कि आप नहीं, हो सकता आप इससे भी कुछ बेहतर करो। दुनिया में जरूरी आरएएस ही आखिरी पड़ाव थोड़ी है, क्योंकि इतने लोग तो वैसे भी आरएएस नहीं बनेंगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि साहब ये सारे के सारे तो आरएएस आरपीएस नहीं बनेंगे। आप जिस भी मुकाम पे जाएंगे उस मुकाम को बाई हार्ट एंड माइंड अडेप्ट करना है, अपना लेना है। हमेशा अच्छे से अच्छी जगह पे जाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, और हर व्यक्ति करता भी है। प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर पाना ही इंसान को इंसान बनाता है। हमारे में और जानवरों में यही तो फ़र्क है कि वो जहाँ हैं वहीं खुश हैं। हम हर बार चाहते हैं कि इससे अगले पड़ाव पे पहुँचें, उससे अगले पड़ाव पे पहुँचें। वो आप तभी पहुँच पाएंगे जब आप अपने अंदर ये कहीं ना कहीं जो है वो मायूसी नहीं आने देंगे और हमेशा जिंदा दिली रखेंगे। फिर भी आप में से कुछ व्यक्तियों को कभी किसी शाम, दोपहर, सुबह, आधी रात में ये लगे कि इस दुनिया में सबसे बेकार किस्मत, सबसे कमज़ोर किस्मत हमारी ही है, मेरी ही है, मतलब ऐसा कभी आपको लगेगा ज़रूर।
कभी लगता होगा टेस्ट का रिजल्ट आए उस दिन, कोई फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाए उस दिन, या उम्मीद आपको फ़ोन की थी लग गया किसी और को फ़ोन उस दिन, या आपके बगल में बैठने वाले ने आपको कुछ कह दिया, या कोई भी कारण हो सकता है। उस दिन आपको मायूसी आएगा, आपको लगेगा हमेशा अपनी किस्मत बेकार है। वहाँ उसको देखो, यहाँ कोई एक जना बात नहीं कर रहा हूँ, 5 जने बात कर रहे हैं उससे। यहाँ जो है वो कोई हमसे मतलब राजीनामे नहीं पूछता कि भाई कैसे हो क्या हो, घर से इतना दूर है। यहाँ इसके मम्मी पापा के रोज फोन आते हैं, घर वालों को पड़ी ही नहीं है, दूर भेज दिया, भूल गए हमें। तीसरा कि इतना मैंने पढ़ाया था इसको पूरा पूरा, मतलब मेरी कॉपी से टिप टिप के तो लिखता है या लिखती है। भाई मैं तो बोर्ड पे और टीवी में देख के लिखता हूँ, मेरी कॉपी से टिप के लिख रहे हैं, उसके टेस्ट में मेरे से ज़्यादा आगे, या फिर इसने जो है किसी भी तरीके से ज़्यादा नंबर ले आई। अपने तो हर बार अपने साथ ही होता है, 10वीं में ये हो गया था, 12वीं में ये हो गया था, फलानी जगह ये हो गया था, ठिकाना ये हो गया, हर बार अपने को लगेगा। तो जिस दिन आपको ये लगे कि आपकी किस्मत, आपकी जीवन की रूपरेखा, या आपका ऐसा कोई जिंदगी के दौर का पड़ाव कमजोर है, उस दिन जो जयपुर के लोग हैं वो इन जगहों को जानते हैं। वो बाहर वाले अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ के उनसे पूछ लेना और एक चक्कर लगा के आना। आप यहाँ से निकलना, एक्टिवा, मोटरसाइकिल, ऑटो, मैजिक, लो फ्लोर, बस जो भी मिले आपको, नहीं मिले तो जय माता दी पैदल ही शुरू हो जाना यहाँ से। आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप जनाना अस्पताल चांदपोल, जनाना अस्पताल सांगानेरी गेट, एसएमएस अस्पताल टोंक रोड, संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल रामबाग चौराहा, सेंट्रल बस स्टैंड सिंधी कैंप, जो मेन रेलवे स्टेशन है जयपुर का वो, और ऐसी अनगिनत जगह हैं। वहाँ जाना, 15-20 मिनट चारों तरफ देखना लोगों को, और सिर्फ ये महसूस करना कि उनके पास क्या है और आपके पास क्या है, उनके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या नहीं है, उनके पास क्या चीज़ डिमांड में है जो आपके पास है, और उनके पास क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है। तो आप ये पाओगे कि ज़िंदगी ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया दे रखी है। इससे बेहतर और कुछ हो सकता था, पर यह भी बहुत बेहतर है। तो आपकी जो टेंशन है वो यूं इधर से शुरू हुई थी टेंशन और उधर खत्म। नहीं तो फिर भी अगर आपको टेंशन ज़्यादा लगे तो आप एक दिन की मील स्किप कर सकते हो। थोड़ी देर बाद आपको भूख इतनी लगने लगेगी कि टेंशन वेंशन खत्म और अब रोटी का जुगाड़ चाहिए फटाफट। तो जो आपका रूममेट है उसको कह दो कि आज मैं डिनर नहीं करूंगा, डिनर नहीं करूंगी, आज दिन खराब है। आधी रात आते आते चुपचाप ही आप उठोगे और बिस्किट का पैकेट फाड़ के बिस्किट से काम चला लोगे कि बस कैसे भी मुझे बस खाने को मिले। भूख इंसान, जिस व्यक्ति ने भूख पे कंट्रोल कर लिया ना, वो बहुत चीज़ें जीवन में जो कंट्रोल कर सकता है। या फिर जिसने खाने के मैनर में कंट्रोल कर लिया कि मान लीजिए आपके सामने जो है वो 50 प्रकार के भोजन रखे हैं और आपको एक आ जाए कि इनमें से आप कुछ नहीं लेंगे, आप केवल दाल का पानी और लूकी रोटी खाएंगे, तो आप मन ही मन सोचते हैं कि ये कब इधर उधर निकले और कब अपन लेके गणेश जी का नाम भोग लगा लें। ये सब बातें तो मजाक की थी, पर आप तैयारी जो करेंगे उस तैयारी के दौर में आप पॉजिटिव वाइब्स रखिएगा। कोई आपकी बातें हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपकी बातें हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं फिर भी आप अगर यूं कि आपको लगता हो कि इतनी भीड़ में पूछने का गट्स जो है आप में नहीं है, आपको लगता है कि नहीं साहब मेरा सवाल बहुत छोटा है, या इनके सामने क्या ही पूछेंगे, अब ये लोग क्या सोचेंगे, तो जो आपकी बात, आप मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं करें, बहुत ईजीली जो है मैं मिल जाता हूँ। आप अगर मुझे मेल डालेंगे तो 3215 एक नंबर है, उसके बाद में मेरा नाम है जीमेल पे, वहाँ भी मैं मिल जाऊँगा। आप कभी भी कोई ऐसी क्वेरी हो जो इसके बाद मेरा नाम है upendra@gmail.com। और फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता हूँ, अब जानबूझकर हटा दिया है क्योंकि वो ज़्यादा ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जितना चीज़ों को रिवर्ट नहीं कर पाते। इंस्टा मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मतलब हूँ इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों को मैं वहाँ भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे तो भी सबसे बढ़िया दौर है कि आप स्प्रिंग बोर्ड में मैं आता रहता हूँ। तो कभी किसी को ऐसा लगे जो मेरे से जिसकी रिलेटेड स्टोरी हो, गांव का रहने वाला हो, सुदूर स्कूल में पढ़ा हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बीटेक कर लिया हो, टेक्निकल लाइन में जाना था फिर इधर क्यों आ गए, या फिर ये लगता हो कि आपने जैसा किया हम तो आंख मीच के वैसा कर लेंगे, बता दो, तो वो मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। सारी तो अब 2 घंटे में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कितनी सारी चीज़ें बताओगे। पर अगर आप सिलेबस अपने साथ रखते हो, आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते हो, आप टेस्ट सीरीज को प्रॉपर अटैम्प्ट करते हो। 7 बजे तक क्लास है ना यार, तो ऐसे 6:50 के टाइम दे रखा है क्या आज किसी को?
नहीं, जो जो ताली बजा रहे हैं, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी बजाएंगे आपके लिए एक दिन ताली। भगवान जो है वो, जैसा कई बार कहते हैं आपने, दिलीप सर की अगर क्लास जिनकी हो गई है तो, या नहीं हुई है तो जब होंगी तो कई बार दिलीप सर ये बोलते हैं कि जो लोग साथ में नहीं बोलेंगे, भगवान करे उनका उनका भी हो जाए सिलेक्शन, कोई बात नहीं, यूँ थोड़ा एक गैप लेके बोलते हैं सर, भाई गलत किसी के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। तो आप जो टेबल लगातार बजा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन ने आपसे टेबल बजाने का पैसा नहीं लिया है। अगर टेबल टूटी तो जो भी बैठा है कैमरे में, आप कैमरे की नज़र में हैं, और आपसे उस टेबल का भी पैसा जो है वो ले लिया जाएगा। रेट आज की लगाएंगे जिस दिन टूटेगी, उस दिन की नहीं लगाएंगे जिस दिन खरीदी गई थी। तो आप टेबल यूँ ज़्यादा नहीं बजाया करें, आप बजा लें अगर ऐसी कोई बात आपको सही में लगती है तो, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगती अगर मैं एज ए विद्यार्थी देखूं, पर जो काम थोड़ा बढ़िया सी लग रही हो ज़िंदगी में, हाँ खुशी वाला माहौल, उस पर जो टेबलें बजती हैं कि बस साहब ये क्या बात कह दी आपने, नहीं, और वो बातें तो रोज ही कहते हैं। हाँ ये देख, बहुत बढ़िया। वो तो किसी को कोई सवाल नहीं है, हाँ पूछिए, बैठे बैठे ही बोल दीजिए आप, सब आपको देखेंगे नहीं फिर कौन सवाल पूछ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, जो बातें करें आपका खूब टाइम मिलेगा। जो उन्होंने पूछा है वो सभी का क्वेश्चन है, मतलब सभी के मन में होगा, कुछ ने उन्होंने पूछ लिया है सबकी तरफ से, तो मैं आंसर जो है सबके लिए कर देता हूँ। बातें करने को तो आपको खूब जो है मौका मिलेगा, आपस में अगर वो ढंग के आदमी तो आपसे बात करते नहीं होंगे, तो आप आपस में बात कर रहे हो फिर, और क्या आप नहीं, जो जिनसे जो आप चाह रहे हो वो बात करो तो करते नहीं, तो भाई बगल वाले से तेरे से बात करके काम चला रहे, क्या करे। सवाल इनका कुछ ये है कि भाई जो सब्जेक्ट रनिंग में है उन्हीं को जो है पढ़ते रहें, या फिर जो सब्जेक्ट छूट चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी साथ साथ पढ़ते रहें, ऐसा। चलिए ठीक है, देखिए जो सब्जेक्ट आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उनका रिवीजन तो मस्ट है। आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो एक का, दो पढ़ाए जा रहे हैं तो दो का, तीन पढ़ाए जा रहे हैं तो तीन का। अगर किसी व्यक्ति को तक साहब बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं भी यहीं पढ़ के गया हूँ जहाँ आप आज पढ़ रहे हो। 2 घंटे की क्लास में पढ़ाई तो केवल 45 to 50 मिनट्स ही होती है। टीचर हिंदी में 2 से 3 बार बोलता है, इंग्लिश में 2 से 3 बार बोलता है, बीच में कोई एक दो बात और आ जाती हैं, शुरू की 5-10 मिनट और लास्ट की 5-10 मिनट तो ऐसे ही चली जाती हैं। तो आपको जितने सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा कुछ अगर आप पढ़ सको तो वो आपकी काबिलियत है, जो पढ़ना ही चाहिए। आपने सवाल किसी का और कोई सवाल हो, पढ़ने ही चाहिए जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उनका तो आपको रिवीजन मस्ट है, नहीं तो बाद में जाके आपके ऊपर इतना वो वजन हो जाएगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिवाइज करना। तो आपको सारे पढ़ने। और किसी का कोई सवाल, ये वाला मोहल्ला है, हाँ हाँ, बैठे बैठे पूछ लो। क्या बात, कर सकते हैं, जी जी, आपका कोई सवाल, हाँ ठीक है, आप मैं बता देता हूँ, थोड़ा ज़ोर से बोलो। चलिए ठीक है, जो है बस इन 3 के बाद फिर क्लास, आप इतने परेशान मत होइए, मुझे मेरे से वैसे ही, मैं क्या, मैंने कहा ना शुरू में कहा था कि मेरे से क्या दूसरे की परेशानी नहीं देखी जाती, आप इतने व्यथित हो रहे हो तो कोई नहीं, फ्री कर देंगे आपको। आपसे ज़्यादा जो है मेरे भी लगातार फ़ोन बज रहे हैं, घर वालों को एग्ज़ाम है तो वहाँ भी मुझे भी जाना ही है। तो जो है पहला सवाल एक ये था कि भाई जीवन में आरएएस ऑफिसर या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप पढ़ेंगे ट्रेनिंग के दौरान। इसका पूरा एक अच्छा खासा बड़ा लेक्चर होता है OLQs का, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की। जीवन में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो एक ऑफिसर में समाज, आपके सीनियर्स, एक सिस्टम जो बना हुआ है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक आरएएस ऑफिसर हैं। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है वो नौकरी नहीं है। वो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना, जिसकी आप जिसका सपना आप देख रहे हैं, वो सर्विस है, सेवा। नौकरी और सेवा में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि नौकरी रिन्यूमरेशन के लिए की जाती है, तनख्वाह के सैलरी के लिए की जाती है। सेवा में उस तनख्वाह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम OLQs कहते हैं।
ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है वो एक दिन एक रात या चंद जो है वो सप्ताह या महीनों में नहीं जनरेट होती है। मोबाइल को आप नीचे रख लो यार, मैं जो बता रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं, बाद में आप जो उसको डिलीट कर दोगे थोड़े दिन बाद भर जाएगा वो, वैसे भी आप कितना भी जीबी रख लीजिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो आप में बाई बर्थ होती हैं मैक्सिमम। तो आप जब से पैदा हुए परिवार में आपका लालन पालन पोषण हुआ, आपको जगह से परिवार से संस्कार मिले, जिन लोगों की देख रेख में आप पले बढ़े, आपके इनिशियल डेज के टीचर्स, आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के टाइम के टीचर्स, आपके सीनियर्स, आपकी दोस्ती का जो सर्कल है दोस्तों का, लोकल या स्कूल का कॉलेज का, वो सब आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप करवाते हैं। उनके अतिरिक्त आप ये कर सकते हैं कि हमेशा एक अच्छा ऑफिसर वो है जो लीड करे, टू लीड बाई एग्जाम्पल। आप करके दिखाओ, ऐसा नहीं कि साहब ऐसा कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, ये तो सब है, ऐसे आरएएस बन जाएंगे वैसे आरएएस बन जाएंगे, तो आरएएस बन के दिखाओ फिर बताना। दूसरा कि एक अच्छा ऑफिसर वो है जो केवल सिंपैथी ही नहीं एम्पैथी रखे, जिसमें जो है वो सहानुभूति ही नहीं परानुभूति हो। भाई जहाँ के पैर फाटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। खुद पर जब आन पड़ती है ना, खुद को जब तकलीफ होती है, तब तो कोई भी रिस्पॉन्स दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद एकदम मज़े में हो, दूसरे को तकलीफ हो रही है, तब आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। ऐसे एक ऑफिसर से जो है समाज उम्मीदें रखता है। ये चीज़ें आप अभी से सोचो कि अच्छा बनने के लिए मेरी देखो, आप सबके लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचोगे कि आप 100 के लिए अच्छे हो तो ये संभव ही नहीं है। भगवान भी सबके लिए अच्छे नहीं हैं। जिनकी जो है सभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो भी सबके लिए अच्छे नहीं हैं, उनको भी भला बुरा लोग कह देते हैं। तो इंसान और भगवान में तो बहुत फ़र्क है। OLQs डेवलप करने के लिए आपको अपने आप का एनरिचमेंट, अपने आप का डेवलपमेंट हर एक स्टेज पे, आपका नॉलेज भी अच्छा हो, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, उस डायमेंशन के बारे में जो आप काम कर रहे हो नॉलेज हो, आप लोगों के सामने अच्छा बोल के उनको वो चीज़ें समझा सको, आप कोई काम वहाँ करके दिखा सको, आप बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जो है इंटरवेंशन के सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रख सको। आप चार लोगों के बीच में खड़े होकर उस काम को करवाने का जो है आप में हौसला हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली सीखते हो या क्लास में भी सीखते हो, और कुछ लोग डेवलप कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। दूसरा सवाल था कि इंटरव्यू के दौरान आपसे कैसे सवाल पूछे गए और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। तो वो दैट इज़ लाइक कि अभी आपके कोई ज़्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी मैं दो तीन पंक्तियों में उसको आंसर कर देता हूँ कि आप जो हो आपसे वही पूछा जाता है, आप जो नहीं हो वो आपसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपकी जितनी उम्र होती है उतना तो उनका अनुभव होता है। वहाँ जो लोग बैठे होते हैं, कि मान लीजिए कि मैंने जिस दिन इंटरव्यू दिया था तो मेरा इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल था उसका अनुभव मेरी उम्र से एक्सीड कर रहा था, कि मेरे जैसे पता नहीं, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कि मेरे लिए वो डी डे है, इम्पोर्टेंट डे है, और उनके लिए लाइक नॉर्मल रूटीन का दिन है कि आज 20 लोग आएंगे, उनका इंटरव्यू लेना है, पूछना है, ख़त्म। अपने लिए वो इम्पोर्टेंट डे है, उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं जो हूँ मेरे से वही सब पूछा गया। मान लीजिए कि मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा था जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, तो मेरे से मेट्रो रेल के बारे में, बुलेट ट्रेन के बारे में, उस दौरान पिछले 1 डेढ़ साल में यूपी में 2-3 डिरेलमेंट हुए थे, तो डिरेलमेंट के बारे में, और जो है ट्रेन में स्पीड को एनहेंस करने के साथ क्वालिटी मेजर्स को कैसे अच्छा किया जा सकता है। अगर साउथ एशिया जो है उसमें कुछ देश ऐसे हैं जहाँ बुलेट ट्रेन का या फिर जो स्पीड की ट्रेन हैं उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, इंडिया में नहीं है, क्यों, उसके बारे में। मेरी हॉबी थी फुटबॉल खेलना। तो 6 अक्टूबर 2017 जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उस दिन को अगर आप गूगल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उस दिन पहली बार अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में शुरू हो रहा था, इंडिया के 6 शहरों में, और इंडिया पहली बार अंडर 17 की मेज़बानी कर रहा था फीफा वर्ल्ड कप की। तो फुटबॉल के बारे में मेरे से उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी। एक जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा कि जिस भी गेम को यदि आप एडमायर करते हैं या गेम के बारे में आप अपनी हॉबी रखते हैं, कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। तो मेरा फेवरेट प्लेयर तब भी वही व्यक्ति था जो आज है, वो है सर्जियो रेमोस। रियल मैड्रिड के कैप्टन हैं, स्पेन के कैप्टन लंबे टाइम रहे हैं, डिफेंडर खेलते हैं डिफेंडर पोजीशन में, और बहुत अच्छे जो प्लेयर हैं। जनरली अगर आप देखोगे फुटबॉल में तो लोग ऐसा नाम लेते हैं जो पूरी दुनिया जानती है। सर्जियो रेमोस को आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे।
पूरी बॉडी टैटू वाली बॉडी है उनकी, बहुत अच्छे डिफेंडर हैं वो। दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर्स में से आज दिन तक जितने अच्छे डिफेंडर हुए हैं उनमें से एक है। उनके बारे में 2-3 सवाल मेरे को और पूछ लिए गए। उसके अलावा मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का अलुमनस हूँ। मैं 97 से जो बैच शुरू हुआ उसमें पढ़ा हूँ वहाँ पे। तो सैनिक स्कूल के बारे में उन्होंने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे। सैनिक स्कूल्स क्यों बने, इनको कौन गवर्न करता है, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आर्मी स्कूल में क्या डिफरेंस है, अगर आप सैनिक स्कूल में नहीं पढ़े होते तो क्या होता, आप पढ़े हैं तो क्या क्वालिटीज़ आप में आ गई हैं, इस तरह के सवाल। और लास्ट जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जो है वो तब फादर थे, तो फादर मदर के बारे में कि वो जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, किसान का बेटा इतनी दूर स्कूल में कैसे भेज दिया गया। और कुछ उन्होंने जो है सिचुएशनल क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे जो आपके और मेरे मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आप एग्जैक्टली सेम मेरी सिचुएशन में नहीं आ सकते। और एक सवाल आपका और था, कुछ मैं भूल रहा हूँ, आपने क्या पूछा था? हाँ, आपको चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी याद तो रहती हैं, पता तो होती हैं, पर आप लिख नहीं पाते, इसीलिए तो आप कोचिंग करने आए हैं। आप ये कोचिंग कभी नहीं आते अगर आपके पास ये नुस्खा होता कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी चीज़ कम पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, कौन सी चीज़ को पढ़ के 5 लाइन की चीज़ को 25 लाइन में कैसे लिखना है, 25 लाइन की चीज़ को 5 लाइन में कैसे लिखना है। यही तो कोचिंग आपको सिखा रहा है। आप जो टेस्ट सीरीज में जो चीज़ आपको नहीं है, मान लीजिए आपको चीज़ें पता थी, आप नहीं लिख पा रहे हो, एक बार गलती आपसे हुई, आप वापस जाके रिवीजन करो। आप वो भूले क्यों? दोबारा रिवीजन करो, तिबारा रिवीजन करो, चौथी बार रिवीजन करो। आप ये पाओगे एक टाइम के बाद में कि आपसे कोई आधी रात भी पूछेगा खड़ा करके तो आप एकदम स्टोरी शुरू कर दोगे। आखिरी बात जो आप लोगों को सवाल शायद पूछना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, पर नहीं पूछा किसी ने भी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आरपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ मीडियम। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मीडियम चेंज करेंगे, कई ऐसे लोग हैं इंग्लिश मीडियम के स्पेशली जो थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील करते होंगे इस हिंदी मीडियम के माहौल में। पर मैं आपको ये 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ, बीइंग ए कोर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, कि काम सारा हिंदी में ही करना है राजस्थान सरकार में आके, अनटिल एंड अनलेस यू आर डायरेक्टेड टू डेप्यूटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप उधर जाते हैं केंद्र सरकार में तो वहाँ सारी सब कुछ इंग्लिश में काम होता है, अपने यहाँ सारा काम हिंदी में ही होता है। और अपने को हिंदी 120 नंबर की वैसे भी जो एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो आप ये कतई नहीं सोचें कि अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी अंग्रेजी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की हवा ही हिंदी है। हम सब इस हिंदी की हवा में हैं, हिंदी का पानी हवा हमारे जहन में है, तो ऐसा फील नहीं करें हम। दूसरी बात कि अंग्रेजी का तो सभी है, सबको अंग्रेजी अच्छी लगती है। अभी मैंने इतनी लाइनें जितनी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उतनी अगर अंग्रेजी में बोल दी होती मैंने, तो शायद एक मोहल्ला पूरा तालियों से जो है टेबल तोड़ देता आज। पर हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजी की तो वाह वाही, सभी लोगों को लगता है कि साहब अंग्रेजी जो है वो ऐसा है बढ़िया, कुछ ऐसे टाइप लैंग्वेज है, पर हिंदी में ऐसी फीलिंग ही नहीं आती अपने को। पर लोग कहते हैं कि साहब अंग्रेजी एक भाषा है और हिंदी जो है वो भाषा से कहीं बढ़ के हमारी संस्कृति है। तो ऐसा नहीं है, आप जो है वो लो कॉन्फिडेंट फील नहीं करें। अंग्रेजी मीडियम के सिलेक्शंस और हिंदी मीडियम के सिलेक्शन आरपीएससी में बराबर हैं। अगर मैं कहूँ कि रैंक 1 जो है मेरे बैच में अगर हिंदी का है, तो रैंक 2, 3, 4, 5 ये कॉन्टिन्यू इंग्लिश मीडियम है। फिर 6, 7 जो है 6 हिंदी मीडियम है, 9 प्रतिभा जो है वो हिंदी मीडियम है, फिर अगेन इंग्लिश मीडियम है। तो ऐसे ऐसे मिक्स है। अगर आप 50 में देखोगे तो लगभग 20 से 25 हिंदी मीडियम होगा और उतना ही लगभग 25 के आसपास इंग्लिश मीडियम होगा। तो ऐसा मीडियम का ज़्यादा फर्क अब नहीं पड़ रहा है। जो चेंज करना चाह रहे हैं कतई मत करिएगा, आप अपने मीडियम पे रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।